हेलो डियर, कैसे हो आप सब? मैम बहुत मस्त हैं। ठीक है ठीक है। हम क्या कर रहे थे, कोई मुझे बताएगा? मैम हम यूनिट 2 कर रहे थे। यूनिट 2 में हमने सैलरी वाला टॉपिक अपना स्टार्ट किया था। यूनिट 2 की हाउस प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सैलरी कर रहे थे। क्या मैंने आपको कुछ समझाया था? हाँ मैम बिल्कुल। तो आज एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखते हैं। मैं आपसे पूछूंगी और जहां कहीं भी बैठे हो आपको जस्ट रिवाइज करके मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या था। डन। रिवाइज तो पहले ही से कर रखा होगा, आपको सिर्फ आंसर ही बताना है मुझको। अब चलो, मैंने आपको कहां से स्टार्ट किया था? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन बताओ, मेरे साथ रिवाइज करते चलो। मैम सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 15। सैलरी इनकम टैक्सेबल होने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या थी? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकम क्या मेरी सैलरी हेड में जाएगी? नहीं मैम, इनकम मेरी सैलरी हेड के अंदर नहीं जाएगी अगर मेरा एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल क्या बताया था वो मैम पढ़ लेंगे। अगर सैलरी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को रिसीव हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर जाएगा। अगर सैलरी जो है वो एक पार्टनर रिसीव कर रहा है पार्टनरशिप फर्म से, सैलरी ले रहा है या कोई भी चीज ले रहा है, कोई बोनस ले रहा है, कोई प्रॉफिट ले रहा है, कुछ भी ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से, तो कहां जाएगा? पीजीबीपी के अंदर। क्यों? क्योंकि वन एंड द मेन थिंग क्या है, उनके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। अब सैलरी जो है टैक्सेबल कब होगी? मैम ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। चाहे ड्यू हो जाए, चाहे रिसीव हो जाए, कुछ भी पहले हो जाए, हम जो भी काम पहले होगा उसके बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। ड्यू पहले हो गई कोई बात नहीं, रिसीव पहले हो गई। रिसीव का मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, इलस्ट्रेशन कराया था। कौन सा? मैम अगर मुझे सैलरी एडवांस में मिल गई, एडवांस मिल गई सैलरी, तो मैं क्या करूंगी? उसको रिसिव बेसिस के ऊपर, रिसिव बेसिस के ऊपर टैक्सेबल कर दूंगी। आगे चलो, कह रहे सैलरी टैक्सेबल होगी इवन इन द पार्ट टाइम जॉब। अगर कोई आप जॉब फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कर रहे हो, जॉब तो कर रहे हो ना, सैलरी मिल रही है ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो है ना। चाहे 2 एम्प्लॉयर के साथ करो, 3 4 5, सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। सैलरी फॉर कौन? सैलरी आपने वेव कर दी, कहते मेरे को नहीं चाहिए, अनाथ आश्रम में दे देना, इस एनजीओ को दे देना, फिर भी टैक्सेबल होगी। सैलरी पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, उसका बेनिफिट क्या? वो आपका बेनिफिट करेगा, टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे कोई भी दे। उसके बाद अगर आपको कोई भी ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है, कोई रिटायरमेंट बोनस मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है विच इज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, वो भी टैक्सेबल होगी। और टैक्स फ्री सैलरी क्या बताया था मैंने आपको कि आपका ही एम्प्लॉयर आपके ही बिहाफ पे टैक्स की पेमेंट कर देता है, तो आप ही क्या कहोगे कि वो मेरी टैक्स फ्री सैलरी की जो इन हैंड मेरे पास आ रहा है, जो मेरी सैलरी है उस पर मुझे टैक्स नहीं देना क्योंकि एम्प्लॉयर ऑलरेडी टैक्स पे कर देता है। अब आगे क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन क्लियर है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना होता था कि हमारे असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में, मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर था 24-25 का, उसके अंदर कौन कौन से महीनों की सैलरी टैक्सेबल होगी। जिस महीने में ड्यू हो गई, मतलब सेम महीने में ड्यू हो गई, तो अप्रैल 24 से मार्च 25। अगर नेक्स्ट मंथ में जाके ड्यू हो रही है तो अप्रैल 24 की सैलरी कब होगी? मई में। तो ऐसे ही यहाँ पे मार्च अगर होता तो मार्च की हो जाती अप्रैल में और फरवरी की होती मार्च में, पर मार्च की अगेन अगला नेक्स्ट जो मंथ है अप्रैल, उसमें होती। तो मैं कहां तक की लेती? मैम मार्च 24 से लेकर फरवरी 25 तक की सैलरी लेती। ठीक है, ये तो क्लियर है, मैंने समझा दिया था। उसके बाद अगर आपको सैलरी एडवांस मिल गई मार्च 25 में ही, अप्रैल 25 और मई 25 की सैलरी मिल गई, तो ये एडवांस सैलरी है, सैलरी आपको एडवांस में मिल गई, तो आप क्या करोगे? रिसिप्ट बेसिस के ऊपर इसको टैक्सेबल कर दोगे। डन। फिर हम आ गए थे ग्रेड सिस्टम पे कि भाई एनुअल इंक्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसको कैसे दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे ग्रेड सिस्टम के। स्टेटमेंट ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी, और आज हम करेंगे ग्रेच्युटी। बेसिक, बिल्कुल बेसिक सैलरी है, कुछ नहीं है, निकाल लेंगे। डियरनेस अलाउंस, मतलब अगर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को मीटअप करने के लिए अलाउंस होता है। कमीशन होती है कि भाई अगर आप जितना अच्छा काम करोगे उस बेसिस पे आपको कमीशन मिलेगी। बोनस मिलता है, एडवांस सैलरी मिलती है, और ग्रेच्युटी। ये सब कुछ ऐड करने का आपको डिडक्शन देनी होती है सेक्शन 16 की, विच इज प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर बेसिक सैलरी क्लियर है। डीए, डीए 2 तरीके से होगा, इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स का मतलब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के अंदर ये वाला डीए काम आएगा, और नॉट इन टर्म्स का मतलब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में ये वाला डीए काम नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं गिवन, कुछ भी नहीं बता रखा, तो डीए मानेंगे नॉट इन टर्म्स है। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोलता, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन का लेनी है। बिकॉज आप एक चीज समझना, आप प्रोविजन तो पढ़ लोगे, आपको ये भी समझ में आ जाएगा इन टर्म्स है नॉट इन टर्म्स है। क्वेश्चन आपसे खेलेगा, कुछ बताएगा ही नहीं, डीए के बारे में सिंपल लिख देगा डीए। तो हमें वो भी समझ के चलना है कि बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो हमें क्या अज्यूम करके चलना है? हमें अज्यूम करना है नॉट इन टर्म्स। कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, तो बेसिक भी टैक्सेबल, डीए भी टैक्सेबल, कमीशन भी टैक्सेबल। बोनस रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल, बोनस अगर डिक्लेयर हुआ तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर सिर्फ बोनस लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि वो रिसिप्ट हो गया और टैक्सेबल हो गया। एडवांस सैलरी, सैलरी एडवांस भी मिल गई,
रिसिप्ट बेसिस के ऊपर टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी है या सिर्फ एडवांस है तो उसको मानेंगे कि वो लोन है। एरियर्स ऑफ सैलरी जिस साल में मिली उस साल में टैक्सेबल। क्लियर? आज का टॉपिक आ जाओ ग्रेच्युटी। देखो, मैंने 3-4 मिनट के अंदर आपको पिछली क्लास का सब सम अप कर दिया। अगर रोज ही आप खुद से ऐसी रिवीजन कर लोगे तो बताओ डे 1 से लेकर डे एंड तक सैलरी पूरा टिप्स पे आ जाएगा? हाँ मैम, बिल्कुल आ जाएगा। क्या आप करवा दोगे? मैं कोशिश पूरी करूंगी आपको, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारी चीजें रिवाइज करवाती हुई चलो चलो आ जाओ। ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी की बात करते हैं। मैम सबसे पहले तो ये समझा दो आप कि ग्रेच्युटी होता क्या है। देखो, सिंपल सी चीज ये है कि आपको एक तरीके का एप्रिसिएशन दिया जाता है। एम्प्लॉयर आपकी सर्विसेज से बहुत खुश है। जो आपका मास्टर है वो आपकी सर्विसेज से बहुत खुश है कि भाई आपने मेरी कंपनी के लिए खूब दिया, अब मेरा टाइम है आपको एज अ एप्रिशिएट करने का जो आपने मेरे लिए एफर्ट्स करे थे। तो ग्रेच्युटी क्या हो गया? ग्रेच्युटी इज द काइंड ऑफ एप्रिसिएशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर द सर्विसेज बीइंग रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे जो सर्विसेज के लिए एप्रिसिएशन दिया जाता है तो उसे हम ग्रेच्युटी कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? पादो, लिख लो यहाँ पे। ग्रेच्युटी इज द एप्रिसिएशन। ग्रेच्युटी क्या होता है? क्लिक एप्रिसिएशन ऑफ पास्ट सर्विसेज। पास्ट में आपने जो सर्विसेज दी थी उसके लिए आपको एप्रिसिएशन दिया जा रहा है और उस एप्रिसिएशन का नाम है ग्रेच्युटी, जो कि किसने दी थी? रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय। जो एम्प्लॉय ने अपनी सर्विसेज अच्छी दी थी तो एम्प्लॉयर खुश होकर कहते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी और ग्रेच्युटी ले जा। अब दो चीजें हैं ग्रेच्युटी के अंदर जो हमें समझनी है। ग्रेच्युटी क्लियर कि एक तरीके का एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है कि आप छोड़ के जा रहे हो तो हमारी तरफ से गिफ्ट लेते हुए चले जाओ, ठीक है। अब दो तरीके से आपकी ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होती है। या तो ग्रेच्युटी आपको एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग मिल गई, आप काम कर रहे हो, आप अभी काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉयमेंट में ही हो, अगर आपको तब ग्रेच्युटी मिली तो टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब मैम यहाँ पे ऑल का रेलेवेंस क्या है? ऑल का यहाँ पे सिंपल सी सिर्फ दो बाइफिकेशन बनती है कि या तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर अगर आप अदर एम्प्लॉय हो। अदर का मतलब आप गवर्नमेंट वाले नहीं हो, या तो आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर आप अदर देन गवर्नमेंट विच मींस प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, चाहे कोई भी कहीं के भी एम्प्लॉय हो, अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग आपको ग्रेच्युटी मिल गई तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगी। अब टैक्सेबल का मतलब क्या हुआ मैम? यहाँ पे टैक्सेबल का मतलब क्या हुआ कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ सैलरी बनाओगे अपनी, तब यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट अपनी ग्रेच्युटी का आप ऐड करके दिखा दोगे। पूरा का पूरा अमाउंट ग्रेच्युटी का आप ऐड करके दिखा दोगे। ये चीज क्लियर होगी कि अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग मुझे मिली है तो, ठीक है। आगे आओ। अगर मुझे रिटायरमेंट में ग्रेच्युटी मिली तब क्या होगा? अब उसका सीन सुनो। अब इसके अंदर आपकी बनती है दो बाइफर्केशन। दो बाइफर्केशन कैसे? अगर आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मिली, जब आप रिटायर होके जा रहे हो, जब आप टर्मिनेट होके जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, या फिर आपकी पर्सनल इनकैपेसिटी होगी, आप वो काम एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी सीन हो गया, आप छोड़ के जा रहे हो, तब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब क्या होगा, और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तब क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो बहुत ही खूब। आजकल हर पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना क्यों चाहता है? क्योंकि भाई फायदे इतने हैं, बेनिफिट इतने हैं। आप खुद देखो, आप अगर आज हो एक पोजीशन पे तो आप क्या, आपको दो चीजें ऑफर करी गई, या तो आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, गवर्नमेंट सेक्टर में। सबसे पहले जो मन से आवाज निकलेगी वो क्या है कि मैम मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे बेनिफिट मिलते हैं। तो यही बेनिफिट वहां पे दिया गया कि अगर आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। ग्रेच्युटी के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं देना। मतलब इसके कैलकुलेशन में कैसे दिखाऊंगी, इसको कैसे दिखाऊंगी? स्टेटमेंट ऑफ सैलरी के अंदर आप ग्रेच्युटी दिखाओगे। लेट सपोज 10 लाख रुपए की आपको ग्रेच्युटी मिली, अब 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दिखाओगे, माइनस करके उसी के नीचे लिख दोगे एग्जेम्प्ट। ग्रेच्युटी भाई मिली तो सही पर एग्जेम्प्ट है मेरी सेक्शन 10(10) में, ठीक है। कितनी? वही 10 लाख रुपए। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? एक बार ऐड करी, एक बार लेस करी, नेट इफेक्ट 0, पर दिखाएंगे पूरी और एग्जेम्प्ट कर देंगे हम। समझ रहे हो? पूरी की पूरी कब एग्जेम्प्ट होगी? अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) आपको लिख के आना होगा, ठीक है। अब मुझे दिमाग लगा के बात बताओ, मुझे दिमाग लगा के बात बताओ कि अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या वो आपसे ये पूछेगा एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग मिली? नहीं भाई, इजी है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, ना कोई लिमिट याद रखनी, टैक्सेबल करना है, कभी नहीं पूछेगा। अच्छा, अगर रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेच्युटी मिल रही है और आप ये खुद सोचो, कभी भी आपसे पूछेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस? नहीं पूछेगा, आपको पता है एग्जेम्प्ट कर देनी है। अब पूछेगा कहाँ पे वो समझो। अगर आप अदर एम्प्लॉय हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो,
अदर एम्प्लॉय हो, तो कितनी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी? मिलेगी आपको तब भी, आपको रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आप प्राइवेट के, तो क्या होगा? गुनाह थोड़ी कर दिया कोई, अपराध थोड़ी कर दिया। मिलेगी आपको, पर कितनी मिलेगी वो आप 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितनी मिलेगी वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो 2 चीज़ें क्या है? अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो या फिर आप पोगा एम्प्लॉय नहीं हो। मैम पोगो क्या? पोगो को समझ नहीं आया। बेटा पोगो नहीं है, ये पोगा है, व्हिच इज़ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अगर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर हो रहे हो ऐसे एम्प्लॉय हो, या फिर आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहे ऐसे एम्प्लॉय हो। मतलब अच्छा बाइफरकेशन में भी बाइफरकेशन, हाँ देखो बाइफरकेशन बन कैसे रही है? अब बुक के प्रोविजन पढ़ोगे तो घूम जाओगे, कुछ नहीं समझ आने वाला जब तक चार्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि चार्ट जितनी ज्यादा क्लैरिटी देता है उतना कोई प्रोविजन, कोई बुक नहीं दे पाएगी आपको। आप हो ग्रेच्युटी में, आपने ये देखा 2 चीजें हैं, या तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली या रिटायरमेंट के टाइम पे मिली। एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिली टैक्सेबल, देखना ही नहीं कुछ। रिटायरमेंट के टाइम पे मिली तो देखना है किसको मिली, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली या फिर अदर एम्प्लॉय को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर एम्प्लॉय की अगर बात करें तो फिर ये देखना है कि वो एम्प्लॉय कौन सा था, पोगा में कवर था या फिर पोगा में कवर नहीं था। पोगा में कवर था या फिर पोगा में कवर नहीं था। अभी पोगा का मतलब है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। क्या वो एम्प्लॉय इस एक्ट में कवर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा? अब मैम इस एक्ट में क्या लिखा गया था जिसकी वजह से वो कवर हो रहा है नहीं हो रहा, क्या वो मुझे पढ़ना जरूरी है? नहीं। क्या वो मेरे सिलेबस में है? नहीं। क्या आपके हिसाब से मुझे आना चाहिए? भाई इतना बड़ा सिलेबस है, जो सिलेबस में है वही कर लो, सबसे बेस्ट चीज है। हम एग्जाम ओरिएंटेड चलेंगे, जो इररिलेवेंट है, जो हमारे काम का नहीं है, हम नहीं घुसेंगे उसके अंदर। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ, पोगा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है वो ग्रेच्युटी के लिए तब जाके कैपेबल होता है अगर उसने कंटिन्यूस सर्विस दी है 5 इयर्स और मोर की। अगर 5 साल या उससे ज्यादा की एक जगह पे आपने कंटिन्यूस सर्विस दिया, तब जाके आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हो। ये पोगा एम्प्लॉय के केस के अंदर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्या मैम ये सब कंडीशन जो पोगा में दे रखी थी मुझे मुझे रिवाइज करनी है, मुझे लर्न करनी है? नहीं करनी, कुछ नहीं करना। क्यों? ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? आपके एग्जामिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा कि आपका एम्प्लॉय जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है या फिर नहीं है। जब मुझे डिस्टिंक्शन ही दे दी, तब मुझे अंदर बाइफरकेशन करने की, समझने की इस ऐप को नीड नहीं है। मुझे साफ साफ हर क्वेश्चन मिलेगा कि वो मेरा पोगा में कवर होगा या फिर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? अब अगर तो वो मेरा पोगा एम्प्लॉय हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर अगर वो मेरा कवर हो रहा है, तो तीनों में से 3 लिमिट आ गया मेरे पास। तीनों में से जो सबसे कम होगी, लोएस्ट, वो मेरी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। इसका मतलब मान लो अगर मुझे ग्रेच्युटी मिली 10 लाख की, और इन तीनों को अमाउंट को मैंने कैलकुलेट किया, अभी ये लिमिट्स क्या है उस पे नहीं जा रही, इन तीनों में से जो सबसे कम आएगा, लेट सपोज 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए मेरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और 8 लाख रुपए मेरे टैक्सेबल हो जाएंगे ग्रेच्युटी के अंदर। समझ में आ गया? तो देखो, 10 लाख में ग्रेच्युटी पूरा दिखाऊंगी, एग्जेम्प्ट कितना करूंगी? सेक्शन 10(10) में मैं 2 लाख एग्जेम्प्ट कर दूंगी और बाकी के 8 लाख में दिखा दूंगी कि भाई मेरी ग्रेच्युटी जो है वो टैक्सेबल होगी। पर अब ये 2 लाख जो है, जो एग्जेम्प्ट करने हैं, वो निकालेंगे कैसे? उसको निकालने की 3 चीजें हैं, 3 कंडीशन है, और तीनों में से जो सबसे मिनिमम अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तीनों में से जो सबसे मिनिमम अमाउंट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सबसे पहली तो उन्होंने एक अपर सीलिंग लिमिट लगा दी। गवर्नमेंट ने एक अपर सीलिंग लिमिट लगा दी कि इससे ऊपर तो भाई हम जाने ही नहीं देंगे आपको, इससे ऊपर तो कभी भी आपकी अमाउंट हम ग्रेच्युटी की होने नहीं देंगे। और वो सीलिंग लिमिट क्या है? मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, 20 लाख से ऊपर की ग्रेच्युटी हम आपकी एग्जेम्प्ट करेंगे ही नहीं, करेंगे ही नहीं। डन। दूसरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मिला कितना है? मिला कितना है? मान लो ग्रेच्युटी ही 1 लाख रुपए मिली है, आप कह रहे हो 20 लाख रुपए, तो मिनिमम, अभी इसको भूल जाओ, तो मिनिमम कितना? 1 लाख मिला तो 1 लाख ही एग्जेम्प्ट होगा ना आपका। तो इसलिए जितना अमाउंट मिला, मैक्सिमम 20 लाख। और तीसरी कंडीशन क्या है, अब उस पर बात करेंगे। तीसरी कंडीशन में आपको करना है सैलरी पर मंथ, कि भाई आपकी हर महीने की सैलरी कितनी है, आपकी हर महीने की सैलरी कितनी है, इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल आपने काम किया है। एक महीने की सैलरी कितनी है, पर मंथ लिखा हुआ है, और कितने साल आपने काम किया है, मल्टीप्लाई कर दोगे 15 डिवाइड बाय 26 से। अब इसका क्या रेलेवेंस है? 15 डिवाइड बाय 26, ये 2 टर्म्स दे दी कि भाई महीने में 30 दिन होते हैं, 4 दिन छुट्टी होती है, 4 संडे, 26 दिन आना होता है। हम मान के चलते हैं कि आधा महीना, एक तरीके से 15 डेज की हम उसको सैलरी जो होगी, और जितने साल उसने काम किया उतनी हम उसको ग्रेच्युटी देंगे। अब
आपको 15/26 कैसे याद होगा? गवर्नमेंट के लिए सबसे मेजर 2 दिन, बड़े दिन कौन-कौन से हैं? आप देखो ना, अगर वो पोगा एम्प्लॉयी है, तो मतलब किसी एक्ट में कवर है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है वो, और अगर एक्ट में कवर है, तो कहीं न कहीं एक्ट किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट के लिए 2 सबसे बड़े दिन कौन-कौन से हैं? 15 अगस्त और 26 जनवरी। 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो ऐसे याद हो जाएगा कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब एक्ट, एक्ट के लिए सबसे बड़ा मतलब पोगा में कवर होगा, और 2 सबसे बड़े दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी। ठीक है? सैलरी पर मंथ ले ली मैंने, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। अब जो भी मेरी अमाउंट आएगी, जिसमें सबसे लोएस्ट आएगा, वो अमाउंट मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो अमाउंट मेरी एग्जेम्प्ट होगी किसके अंदर से? जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ होगा। मान लो मुझे 20 लाख रुपए रिसीव हुए, और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जितनी आ रही है वो आ रही है 5 लाख रुपए। तो 20 लाख में से 5 लाख में माइनस कर दूंगी। अब ये 5 लाख की फिगर तो पता चलेगी कि मैम इन 3 कंडीशन में से मिनिमम देखना है। ये 20 लाख कहां से आएंगे? या आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि भाई ग्रेच्युटी मुझे मिली कितनी है। जो मिली वही तो यहाँ पे एक दिखाई है। जितनी ग्रेच्युटी मिली उसको भी तो डाला है यहाँ पे, तो जो मिला वो यहाँ पे डाला भी है। समझ में आया? मिनिमम आपका जो होगा, मिनिमम आपका जो होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब मैम आपने सब कुछ तो कवर करा दिया, एक ये रह गया राउंडिंग ऑफ ईयर्स। इसका मतलब क्या है? राउंडिंग ऑफ आपकी अलाउड होती है। मान लो आपका एम्प्लॉय था, आपके एम्प्लॉय ने 15 महीने, 15 साल, 15 ईयर्स 7 मंथ्स काम किया है आपके साथ। 15 ईयर्स 7 मंथ काम किया है, तो उसकी उसकी कितने ईयर्स कंप्लीशन माना जाएगा? कितने साल की सर्विस मानी जाएगी? राउंडिंग ऑफ अगर अलाउड है तो उसकी 16 ईयर की सर्विस मानी जाएगी। और मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाती हूँ। अगर देखो एवरेज सैलरी यहाँ आओ, इन केस ऑफ पोगा एम्प्लॉय, अगर तो आपका एम्प्लॉय जो है वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर है, वो ऐसा एम्प्लॉय है, और अगर आपकी जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा है 6 मंथ से, फ्रैक्शन ऑफ मंथ इज मोर देन 6 मंथ, तो आप उसको राउंड ऑफ कर दोगे नेक्स्ट पे। एग्जाम्पल, 26 साल 7 महीने है, तो जो फ्रैक्शन है वो 6 महीने से ज्यादा है, तो मैं इसको 27 ईयर, 27 ईयर्स कंसीडर करूंगी। अगर 26 साल 6 महीने हैं, तो आपको 6 महीने एग्जैक्ट पूरे पॉइंट पर है, तब भी मैं इसमें 26 ईयर्स ही काउंट करूंगी। अगर 26 ईयर 4 मंथ है, तो मैं राउंडिंग पहले वाला करूंगी, राउंडिंग बिफोर करूंगी, 26 ईयर्स ही लूंगी। तो ये चीज क्लियर है, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज समझो, राउंडिंग ऑफ में गलत कर दोगे तो आपका आंसर वेरी हो जाएगा, बिकॉज कुछ बच्चों का आंसर होगा 26 से मल्टीप्लाई करने पे और कुछ का 27 से मल्टीप्लाई करने पे। तो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि मल्टीप्लाई भाई किससे होगा। सिंपल सी चीज, राउंडिंग ऑफ मेरी लगेगी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट भाई एक तरीके से आप एक्ट का बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट बेनिफिट क्या दे रही है कि अगर आपने 26 साल मतलब कितने भी साल, अगर 6 महीने से ऊपर काम कर लिया, तो आपका राउंड ऑफ हो जाएगा, नेक्स्ट पे जाएगा। 6 महीने पे किया एग्जैक्ट नहीं होगा, 6 महीने से कम पे किया नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? हाँ मैम क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक एस्ट्रिक्ट लगा रखा है 1। ये क्लियर हो गया कि मैम कितने साल लेने हैं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस कितनी लेनी है, ये क्लियर है। 15 अगस्त 26 जनवरी ये क्लियर है। सैलरी पर मंथ कैसे निकलेगी? अब सैलरी पर मंथ का फॉर्मूला लेना, सैलरी पर मंथ के अंदर आपको लेटेस्ट बेसिक सैलरी लेनी है। लेटेस्ट मतलब जिस पीरियड में वो रिटायर होकर जा रहा है उस टाइम की लेटेस्ट सैलरी कितनी है उसको मिल रही थी। पुराने जमाने की नहीं लेनी, पुराने सालों की नहीं लेनी, जब वो छोड़ के जा रहा है, जब वो रिटायर हो रहा है, जिस टाइम पे उसको ग्रेच्युटी मिल रही है, उस टाइम पे उसकी लेटेस्ट सैलरी क्या थी, प्लस ऐड कर देंगे इसके अंदर डीए। अब यहाँ पे बोथ का मतलब क्या है? कौन बच्चा अपना दिमाग लगाएगा और मुझे बोलेगा कि यहाँ पे बोथ का मतलब क्या है? यहाँ पे डीए बोथ का मतलब है चाहे वो डीए इन टर्म्स हो और चाहे वो डीए नॉट इन टर्म्स हो, दोनों ही डीए मुझे कंसीडर करने, अगर वो पोगा एम्प्लॉय है तो समझ रहे हो, अगर वो डीए जो है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है और नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, दोनों ही मुझे कंसीडर करने हैं। अच्छा एक चीज और याद दिलाती हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स, कुछ नहीं लिखा, तो क्या मान के चलना है? डीए नॉट इन टर्म्स है। और अगर डीए नॉट इन टर्म्स है तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो कवर हो ही गया। तो आप ये समझ के चलना कि अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो तो डीए हमेशा हमेशा ऐड होगा। डीए जो है हमेशा हमेशा ऐड होगा अगर मैं पोगा एम्प्लॉय हूं तो। समझ में आ गया लिंकिंग? क्यों? क्योंकि मैंने बोथ बोला कि अगर इन टर्म्स है और नॉट इन टर्म्स है। अब अगर इन टर्म्स है तब तो ऐड होगा ही होगा, अगर नॉट इन टर्म्स है तब भी ऐड होगा। अगर कुछ नहीं लिखा कि ना तो इन टर्म लिखा ना नॉट इन टर्म लिखा, तो बाय डिफॉल्ट एजम्पशन क्या मान के चलते हैं? नॉट इन टर्म्स। नॉट इन टर्म्स मान के चलते हैं, पर नॉट इन टर्म्स यहाँ पे कवर है। तो इसीलिए अब क्रक्स क्या निकला इस चीज का
कि अगर वो मेरा पोगा एम्प्लॉय है तो डीए मेरा हमेशा हमेशा ऐड होगा, हमेशा हमेशा ऐड होगा, और दोनों को ऐड करके मेरी सैलरी पर मंथ निकल कर आएगी, जो कि मेरी यहां पर लिखी हुई थी। ये निकल कर आ गई मेरी सैलरी पर मंथ। तो अब बचा ही क्या, काम खत्म। 3 लिमिट थी मैम याद करने की, 15 अगस्त, 26 जनवरी। सैलरी पर मंथ कैसे आया, बेसिक सैलरी प्लस डीए पूरा का पूरा। उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लीशन ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल काम किया, उसके अंदर हमें राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन को ध्यान में रखना है। कितनी अमाउंट रिसीव हुई और मैक्सिमम 20 लाख। बताओ क्या मुश्किल है इसके अंदर, कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ ईजी है। क्वेश्चन करवा दो इसका, हाँ मैम करवा दो। वेट किस चीज का कर रहे हो, आ जाओ फिर क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में आगे चलेंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है आर रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2025। सही पढ़ा मैम आपने, नहीं, आर रिटायर्स ऑन 4 जनवरी 2025 आफ्टर सर्विंग, बताओ कंपनी, आफ्टर सर्विंग एक्स बाय कंपनी लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 16 ईयर्स 11 मंथ्स। ठीक है, आप जो आर है एक एम्प्लॉय है, कंपनी से रिटायर हो रहा है, कितने साल की सर्विस पूरा करने पे, 16 साल 11 महीने। उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी मैम, अगर मैं आपको बात करूं बेसिक सैलरी की, बेसिक सैलरी कितनी है, 44,000 पर मंथ, पर मंथ। मैंने आपको क्या बताया था, सैलरी कौन सी लेनी है, लेटेस्ट बेसिक सैलरी, और रिटायरमेंट के टाइम की सैलरी बता दी, मतलब लेटेस्ट बेसिक सैलरी मुझे बताई है। उसको साथ साथ में और क्या मिल रहा था, ही वॉज ऑल्सो एंटाइटल फॉर डीएनएस अलाउंस ऑफ ₹8,000 पर मंथ। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ यहाँ पे उसको डीएनएस अलाउंस भी मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस भी मिल रहा है, कितना, 8,000 पर मंथ का। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 52,000 पर मंथ की उसकी सैलरी निकल कर आ जाएगी। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है ना सैलरी पर मंथ, ये कितनी निकल कर आ गई, 52,000 की। ओके, सैलरी पर मंथ। मैम यहां तक की कहानी ओके हो गई, आगे चलो। ठीक है, उसके रिटायरमेंट पे उसको 6 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिली, तो ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी हुई है उसको, ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी हुई है उसको, मैम 6 लाख रुपीस की ग्रेचुटी रिसीव हुई है। उसको आपको कंप्यूट करनी है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी। कितनी ग्रेचुटी आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और कितनी अमाउंट आपकी ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होगी। और आपको क्या बता दिया कि जो आपका एम्प्लॉय है वो पोगा एक्ट में कवर है, वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर है आपका एम्प्लॉय। ठीक है, तो आ जाओ इसके, ये तो मैंने वर्किंग नोट से ऐसे ही आपको क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो आपको पता है कि अगर वो आपका एम्प्लॉय जो है वो पोगा एक्ट में कवर है, तो एग्जेम्पशन शेल बी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। आपको कैसे लिखना है कि भाई जो फॉलोइंग हम 3 कंडीशन बता रहे हैं, 3 लिमिट्स बता रहे हैं एग्जेम्पशन, उससे सबसे कम वाली जो होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्या है, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड, कितनी रिसीव्ड है भाई मुझे ग्रेचुटी, 6 लाख रुपीस की। ठीक है, सेकंड मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम कितनी अलाउ कर सकते हैं, 20 लाख रुपए। और थर्ड क्या है मेरी, थर्ड है मेरी 15/26 इंटू में सैलरी पर मंथ इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, यही है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। तो अब निकालो 15/26 सैलरी पर मंथ कैसे निकाला मैम, सैलरी पर मंथ कैसे निकलता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो दोनों का टोटल मेरा कितना आ रहा है, 52,000। अब नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कैसे निकल कर आएंगे, बताओ बताओ कौन बताएगा, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, कितने साल काम किया मैम, 16 साल 11 महीने। अगर पोगा एक्ट में कवर है तो उसको बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट में किसको क्या मिलेगा, उसको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट मिलेगा। तो 16 ईयर्स 11 मंथ क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, लिख दो 16, नहीं मैम गलत कर रहे हो, 17 ईयर्स बन जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे 16 ईयर्स 6 मंथ्स होता तो क्या बनता, 16 बनता। 16 ईयर्स 5 मंथ्स होता तो क्या बनता, 16 बनता। समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 17, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 17, क्योंकि मैंने राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन एंटरटेन किया है। अब कैलकुलेट करना 52,000 इंटू में 17 इंटू में 15 डिवाइड बाई 26, ये आ रहा है मेरा 5,10,000। क्या सबकी यही आ रही है, ये आ रहा है मेरा
5,10,000। लीस्ट सबसे कम जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, सबसे कम जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो फिर क्या करना है, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देयरफॉर। मेरे सोल्यूशन में क्या आया, देयरफॉर कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ₹5,10,000। 5,10,000 शेल बी एग्जेम्प्ट, ये आपकी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, टैक्स से आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, आपकी इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा। और कितनी अमाउंट ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होगी, बैलेंस कितना बच गया जरा मुझे बताना। भाई मिला कितना था, मैम मुझे मिला था 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए में से एग्जेम्प्ट कितना हो गया जिसपे टैक्स लगेगा, 5,10,000 रुपए। तो बैलेंस 90,000 रुपीज जो मेरा बच गया, बैलेंस 90,000 रुपीज, वो क्या करेंगे, शेल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी, उसको हम ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे, shall be included in gross salary। ओके डन। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ सैलरी बना रही हूँ, सब चीजें ऐड कर रही हूँ, और जब मेरी ग्रेच्युटी की बारी आई तब मैं दिखाऊंगी ग्रेच्युटी रिसीव 6 लाख माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10) कितनी हो जाएगी, 5,10,000। तो उसके बाद जो 90,000 है वो बाहर के आउटर कॉलम में मैं लिखूंगी कि ये मेरी टैक्सेबल होगी। ये क्वेश्चन क्लियर है, क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, नहीं मैम समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आर ज्वाइन द सर्विस ऑन, पता है इस क्वेश्चन में इजी बात क्या थी, आपको कैलकुलेट करके दे रखा था। अब ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर मुझे पीरियड कितना था जो उसने सर्व किया वो उसको कैलकुलेट करना है। देखो, आर ज्वाइन द सर्विस ऑन 1 जुलाई 2006। कब ज्वाइन किया उसने, 1 जून 2006। मैम जून जुलाई में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी धीरे धीरे करके। He retired from his service on 17th November 2024। कब तक यहाँ पे ज्वाइन किया और कब तक काम किया, 17 नवंबर 2024 तक। ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितनी हुई है उसको, ग्रेच्युटी उसको रिसीव्ड हो गई है 21,20,000 रुपए। मैम एम्प्लॉयर भी क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, उसको पता है कि 20 लाख तक ही मैक्सिमम लिमिट होती है, तो 21,20,000 रुपए ग्रेच्युटी दे रहा है, उसका टैक्स बनवाना चाहता है क्या, कोई बात नहीं, एम्प्लॉयर की मर्जी है, एप्रिसिएशन दे रहा है। 20 लाख का क्या वो 1 करोड़ का देगा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश है तो 20 लाख का क्या एप्रिसिएशन, वो आपको 1-1 करोड़ का देगा। लोगों की लिटरली करोड़ों में ग्रेच्युटी आती है, लोग इतना अच्छा काम कर लेते हैं, तो समझ रहे हो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी जो बेसिक सैलरी थी वो 1,40,000 थी। मैंने क्या बताया था कि आपको लेटेस्ट बेसिक सैलरी लेनी है, तो आपकी जो लेटेस्ट बेसिक सैलरी निकल कर आ गई है वो कितनी आई है, 1,40,000 पर मंथ। डीए कितना है, 70,000, 60% ऑफ विच फर्स्ट पार्ट ऑफ सैलरी। डीए इतना मिल रहा है जिसके अंदर 60% जो था वो सैलरी का पार्ट, अरे किस मर्जी का पार्ट हो, चाहे इन टर्म्स हो नॉट इन टर्म्स हो, किसी का भी पार्ट हो, मुझे क्या लेना, मैं तो पूरा डीए लगाऊंगी। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे चलो फिर उसके बाद, ठीक है आगे चले। कंप्यूट करो द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड इन द ग्रॉस सैलरी। ठीक है, कर लेते हैं, जैसे पहले वाला किया था वैसे ही कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज आपको फिगर आउट करके बतानी है, क्या, टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, कि भाई ये बता दो, बाकी तो क्वेश्चन पिछले जैसा ही था। टोटल पीरियड ऑफ सर्विस, कितना पीरियड था उसका सर्विस का, तो देखो टोटल पीरियड ऑफ सर्विस कैसे निकलेगा, उसने 1 जून 2006 से लेकर, ईयर कब एंड हो रहा है ये बताओ ना, ईयर कब एंड हो रहा है मेरा, 1 जून 2006 से लेकर मान लो 31 मई 2024। ठीक है, इतना क्लियर है। इस टेन्योर के बीच में कितने साल हो गए भाई, 1 जून 2006 से लेकर 31 मई 2024 तक कितने साल हो गए, कैलकुलेटर पे अगर सीधा लिखोगे 24 माइनस 6 कितने ईयर्स आ गए, सीधा सीधा मेरे 18 साल निकल कर आ गए, कोई कैलकुलेशन लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ी, 18 साल निकल कर आ गए। 18 ईयर्स तो मैम ये सूखे सूखे हैं। उसके बाद अब आ जाओ 1 जून 2024 से लेकर आगे कितना है ये, 17 नवंबर 2024। इसमें कितने पीरियड आ गया मैम, जून का पूरा महीना, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, मतलब 5 मंथ्स मेरे कैलकुलेट हो गए, 5 मंथ्स मेरे कैलकुलेट हो गए। पर अभी मैं 31 अक्टूबर पर ही हूं, अभी मैं कब पर हूं, 31 अक्टूबर पर ही हूं। उसके बाद मैम 17 दिन नवंबर के, तो 17 डेज नवंबर के। ये क्लियर हो गया कि टोटल पीरियड ऑफ सर्विस अब मेरा क्या बना, मैम मेरा टोटल पीरियड ऑफ सर्विस बना 18 ईयर्स 5 मंथ्स
एंड 17 डेज, ये मेरा निकल कर आ गया पीरियड ऑफ सर्विस। इतने साल मैंने काम किया। कितने इजी तरीके से निकाल लिया भाई, ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, तो हर बच्चा कर लेगा। इसके अंदर कुछ तोड़ो फोड़ो चीज तो है ही नहीं। ठीक है, 2006 से लेकर हमारा 24 तक, 2024 तक 18 साल, उसके बाद जून से लेकर नवंबर तक कितना हो गया, 5 महीने 17 दिन, ये काम खत्म हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ कुछ बचा है? कुछ भी नहीं है मैम, सिंपल सारी यही चीजें हैं। क्या मैं कॉपी कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो? मैम क्या करोगे, सारा दिन तो कॉपी कॉपी करते रहते हो, क्या हो गया? चलो, ये तो कॉपी 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 हो जाओ, ऐसा लग रहा है तो पिक्चर भी कॉपी होगी। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आ रहा है, छोड़ो लिख ही लेंगे, लिख ही लेंगे, हम लिख ही लेंगे। क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन शेल बी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्योंकि हमें सबसे कम लेना है। एग्जेम्पशन शेल बी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, मैम कभी कुछ ऊपर कभी कुछ नीचे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंटेशन में कुछ भी हो सकती है। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितनी हुई है, 21,20,000 रुपए। किसी भी तरीके से ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट कितनी है, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो है मेरी कितनी है, 20 लाख रुपए की। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 20 लाख की। और थर्ड क्या निकल जाएगा मेरा, 15/26 इंटू में सैलरी पर मंथ इंटू में पीरियड लिख देती हूँ मैं, आप पूरा लिखना नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, चलो 15/26 सैलरी पर मंथ कैसे निकल कर आएगी मैम, सैलरी प्लस डीए कितना आ जाएगा, 140 प्लस 70, 1,40,000 प्लस 70,000। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा ये, 2,10,000। पीरियड कितना निकल कर आया है, अब ये बताओ राउंडिंग ऑफ करके, 18 ईयर्स 5 मंथ्स 17 डेज क्या बन जाएगा मैम, 19 कर दो इसको? नहीं नहीं मैम, क्या कर रहे हो, राउंडिंग ऑफ करना है, 6 मंथ से ऊपर थोड़ी है, तो 18 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ कितना आ रहा है, 2,10,000 इंटू में 18 इंटू में 15 डिवाइड बाई 26, कितना आ रहा है ये, 2,180,769। सबका यही आ रहा है, 2,180,769। ठीक है, 21,80,000 के करीब है। चलो अब कितना एग्जाम्प्ट हो जाएगा ये आप लिख लेना, देयर फोर ₹20 लाख, 20 लाख रुपए जो है शेल बी एग्जेम्प्ट, वो मेरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो टैक्सेबल कितनी होगी भाई, ये बताओ ना कितनी टैक्सेबल हो जाएगी, जब मेरी 21,20,000 पे मुझे मिल रहे हैं और 20 लाख रुपए मेरे एग्जेम्प्ट हो रहे हैं, तो 1,20,000 मेरी ग्रॉस सैलरी में ऐड होंगी, और जो मेरी ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी, ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी, वो होगी 1,20,000। तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखो 2 क्वेश्चन करे, मस्त मस्त क्वेश्चन, मजा आ गया होगा। अब आ जाओ वापसी अपने कंसेप्ट के ऊपर। मुझे समझ में आ गया कि आपको चीजें समझ में आ गई है। अब आप पोगा एम्प्लॉय वाला तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। अब आगे वो बारी जहां पे होगी कंफ्यूजन क्रिएट। अब वो बारी आगे जहां पे होगी कंफ्यूजन क्रिएट। अब हम बात करेंगे उन एम्प्लॉयज की जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते हैं। ओके, ऐसे एम्प्लॉइज जो कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते। दो चीजें बिल्कुल सेम, 3 लिमिट इसकी भी देखनी पड़ेगी भाई, उसकी 3 तो मैं क्यों पीछे हटू, मेरी भी 3 देखो, तो 3 लिमिट इसकी भी चेक करनी पड़ेगी। पर खुशी की बात क्या है, दो तो बिल्कुल सेम है, एक्चुअल ग्रेचुटी कितनी रिसीव हुई है और मैक्सिमम सेलिंग लिमिट ऑफ मेरी 20 लाख रुपीज, एक्चुअल कितनी रिसीव हुई और मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20 लाख रुपीज। अब जो चेंज आया वो इसमें आया, और वो चेंज क्या आया, अब यहाँ पे सैलरी पर मंथ जो था उसको हटा के कर दिया एवरेज सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ को हटा के कर दिया एवरेज सैलरी पर मंथ। जो 15 अगस्त 26 जनवरी था उसको कहते हैं हमें कुछ नहीं लेना, हम तो बीच का दिन मान के चलते हैं, ना हम गवर्नमेंट है ना हम किसी एक्ट से रिलेट करते हैं, हम तो साल का बीच का दिन पकड़ेंगे, तो यहाँ पे कर रहे हैं 1/2। इसको याद करने का और कौन सा तरीका है, जब आप एवरेज सैलरी पर मंथ लिखते हो तो एवरेज का मतलब ही होता है 1/2। मतलब एवरेज का मतलब होता है सब चीजों को सेम कर देना, एक एवरेज निकालना उसकी बेस की। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच का एक मिडल टर्म, एवरेज कर देना, एक मिड करना उसको, तो 1/2। ठीक है, अब एवरेज सैलरी पर मंथ इनटू में तो वही सेम चीज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, कितने साल उसने काम किया है।
कितने साल उसने काम किया है। पर यहाँ पे एवरेज सैलरी पे अभी आती हूँ, एक चीज क्लियर करो, इसमें 3 कंपोनेंट है, 15/26 का हो गया 1/2। कैसे याद रखोगे? एवरेज से याद रख लोगे, 1/2 हो गया। नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, ये यहाँ पे बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो छोटा सा डिफरेंस ही बच्चों के लिए बहुत बड़ा कभी कभी ब्लंडर कर देता है। और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है मैम? यहाँ पे आपने राउंडिंग ऑफ पे कांटा लगा रखा है। हाँ, यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मुझे राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ, इधर आओ, इन केस ऑफ नॉन पोगा एम्प्लॉय फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है। अगर 26 साल 11 महीने हैं तो भी 26 साल ही लेने हैं मुझे। इसको गलती से 27 मत कर देना अगर वो पोगा आपका एम्प्लॉय नहीं है तो। अगर वो नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो 26 का मतलब 26, बाद में जितनी फ्रैक्शन है उन सबको इग्नोर करना। तो इसको सिंपल सा ये याद कर सकते हैं कैसे? फ्रैक्शन शुड बी इग्नोर। फ्रैक्शन को मुझे देखना ही नहीं है। 26 का मतलब 26, चाहे 26 ईयर्स 26 ईयर्स 4 मंथ्स है, 26 ईयर्स 6 मंथ्स है, 26 ईयर्स 11 मंथ्स है, आपका 29 डेज है, तब भी आपका 26 ईयर्स ही माना जाएगा। फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना है। अच्छा मैम, समझ में आ गया, इसमें फ्रैक्शन को लेना है, इसमें इग्नोर करना है। पर मैम याद कैसे होगा कब लेना है और कब इग्नोर करना है? भाई देखो, अगर आप पोगा एम्प्लॉय हो, पोगा का मतलब क्या है? किसी एक्ट के अंदर कवर हो, तो एक्ट तो भाई आपका बेनिफिट करेगा। एक्ट हमेशा क्या करता है? एक तरीके से आप किसी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, आप ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर आ गए, ग्रेच्युटी की शरण में आ गए, तो ग्रेच्युटी कहता है भाई मैं तो तेरी मदद करूंगा, अब मैं तेरे को राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट दूंगा। पर अगर आप ग्रेच्युटी की शरण में नहीं आए, ग्रेच्युटी ने आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ग्रेच्युटी कहता है कि तू मेरे पास नहीं आ सकता, तो फिर ग्रेच्युटी जो है आपको बेनिफिट भी नहीं देगा। वो कहेगा कि कभी भी कितना भी काम करता रहे, मैं तो तेरा लीस्ट ईयर लेकर चलूंगा, मैं तो तेरे को फ्रैक्शन दूंगा ही नहीं। तो इसको कैसे याद रखोगे कि अगर आप ग्रेच्युटी की शरण में गए तो ग्रेच्युटी आपको बेनिफिट देगा, वो कहता है आपको कि मैं राउंडिंग ऑफ का तेरे को बेनिफिट दूंगा। पर ग्रेच्युटी की शरण में नहीं गए तो राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? कैसे? अगर गए तो यस, नहीं गए नॉन हो तो नो। ओके, याद हो गया मैम। अब एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकलेगा? सारी कहानी तो यहीं अटकी हुई है। ये क्लियर तो सारा ग्रेच्युटी क्लियर। एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकलेगा? अब इधर आओ, इसके अंदर आपको लेना है एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। मैम 10 मंथ्स, 10 मंथ्स, हाँ 10 मंथ्स, एक महीने से काम नहीं चलेगा। कहते हैं अब तुम हमारी शरण में नहीं आए तो अब तुम्हारे लिए चीजें हम करेंगे कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स में उन्होंने क्या किया कि आप पिछले 10 महीनों की सैलरी का बेसिक निकालो, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, एवरेज डीए ऑफ लास्ट 10 मंथ्स एंड एवरेज कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। अब ये जो लास्ट 10 मंथ है, इसमें सबसे पहले तो फोकस करो वर्ड लास्ट के ऊपर। लास्ट का मतलब क्या है कि जिस महीने वो रिटायर होके जा रहा है उस महीने का कुछ भी नहीं देखना, उससे पहले के 10 महीने पीछे चले जाना। जिस महीने में वो पर्सन रिटायर होके जा रहा है उस महीने का कुछ नहीं देखना, उसके पहले के 10 महीने में चले जाना। तो अगर मेरा जो एम्प्लॉय है, अगर जो मेरा एम्प्लॉय है वो रिटायर हो रहा है 1 जून 2024 में, तो पिछले 10 महीने कौन कौन से हो जाएंगे? मैम मेरे मई से पिछले 10 महीने में काउंट करूंगी, जून वाला कंसीडर नहीं करूंगी। अगर मेरा एम्प्लॉय 17 जून को हो रहा है तो मैम फिर भी मैं मई से ही करूंगी। अगर 30 जून को हो रहा है फिर भी मैं मई से ही कैलकुलेट करूंगी, बिकॉज जिस महीने वो रिटायर होकर जा रहा है उस महीने को मुझे कंसीडर नहीं करना, उसके लास्ट पिछले 10 मंथ्स देखने हैं। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया डिफरेंस कि हमें लास्ट देखने हैं। दूसरा डिफरेंस बताओ मैम। दूसरा डिफरेंस आपका डीए में, यहाँ पे जो आपका डीए है वो दोनों बोथ वाला नहीं है। अगर आप फोकस करोगे कि मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख रखा है टर्म्स, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीए इन टर्म्स आएगा, डीए इन टर्म्स आएगा, टर्म्स वाला डी आएगा। डीए इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब वो डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन में काम आता है, वो डीए लेंगे सिर्फ हम, डीए इन टर्म्स। अब याद करो, एक चीज बताई थी, एक चीज बताई थी, अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तब क्या होगा? अब दिमाग लगाओ, मैंने सब बता रखा है। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, सिर्फ डीए लिख रखा है, तो इसमें आएगा या नहीं आएगा? मुझे ये बता दो बस। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ डीए लिखा है, तो क्या इसमें आएगा या नहीं आएगा? कौन बच्चा कह रहा है आएगा? जो बच्चा कह रहा है आएगा, सो रुक जाओ,
और कौन-कौन बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं आएगा? जो बच्चे कह रहे हैं नहीं आ रहा, तो उसको सब समझ में आ चुका है अभी तक। वो कर लेगा सैलरी, वो आसानी से कर लेगा। क्यों? 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 मैम क्यों? अब देखो, मैंने क्या बताया आपको, अगर सिर्फ डीए लिखा है, कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा, तो क्या मान के चलेंगे? बाय डिफॉल्ट असम्पशन मान के चलेंगे कि वो जो डीए है, वो नॉट इन टर्म्स है, और अगर डीए नॉट इन टर्म्स हो गया, तो मैंने तो यहाँ पे टर्म्स लिखा है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्वेश्चन अगर चीख-चीख के बोलेगा कि भाई इन टर्म्स डीए है, तभी कैलकुलेट करना है, अगर नॉट इन टर्म्स है, नहीं लेना। कुछ भी नहीं लिखा, चुप बैठा हुआ है, तब भी नहीं लेना। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आ गई? मैम इसके अंदर तीसरी चीज़ क्या है? एवरेज। अब एवरेज का यहाँ पे मतलब क्या है? अब एवरेज का यहाँ पे मतलब क्या है? सब चीज़ें समझ में आ गई। एवरेज का यहाँ पे मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि पिछले 10 सालों का तो ऐड करते हुए निकालो, पर 10 सालों का एवरेज करो। मतलब आपने सैलरी मान लो 10,000 रुपीज़ पर मंथ उसको रिसीव हो रही है। पिछले 10,000 छोड़ो, 5,000 रिसीव हो रही है। मल्टीप्लाई करा आपने 10 से, 10 महीनों की निकल कर आ जाएगी। डिवाइड कर दो उसको 10 से, एवरेज निकल कर आ जाएगा। डिवाइड भी कर दिया, ठीक है? ओके, एवरेज निकल कर आ जाएगा। एवरेज लेके चलनी है आप। कैसे होगा बताऊंगी अब। ये ओके हो गया। एवरेज सैलरी पर मंथ निकालनी आ जाएगी। एवरेज सैलरी पर मंथ निकालनी आ जाएगी मैम। सैलरी लेना है, डीए लेना है, कमीशन अगर दे रखे तो वो लेना है। जिस मंथ में रिटायरमेंट है उस मंथ को इंक्लूड नहीं करना, और डीए सिर्फ इन टर्म्स वाला लेना है। ओके है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसके अंदर। बताओ, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी पर मंथ इनटू माय नंबर ऑफ कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस। एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हुई? मैक्सिमम 20 लाख, विच एवरेज लोअर मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन पोगा एम्प्लॉइज। इन केस ऑफ नॉन पोगा एम्प्लॉइज। चले क्वेश्चन करें। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया मैम, ये भी क्लियर हो गया। ये क्या चीज है मैम, ये बताना। आऊंगी, इन पे भी आऊंगी, समझाऊंगी आपको। चलो, एफएमसी 6, 7, एफएमसी 8, आ जाओ। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में सवाल आएगा कि मैम ये एफएमसी क्वेश्चंस है, ये कौन सी बुक में मिलेंगे मुझे? बेटा ये कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। मेरा जहाँ-जहाँ पे जो मुझे बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस लगे, जहाँ से मुझे लगता है कि आपकी बहुत अच्छी कवरेज हो सकती है कॉम्प्रिहेंसिवली, तो वो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लगा दिए, और आप क्वेश्चन नंबरिंग में कंफ्यूज ना हो, एक सीक्वेंशियल मैनर में सब चीजें ऑर्डरली अरेंज रहे, तो इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन नंबरिंग एफएमसी के हिसाब से कर दिया। ठीक है? तो अगर आप सोचो कि मैम आप कोई बुक कर रहे हो तो वो बता देना। मैं आपको बता देती हूँ, मैं मेजरली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 10 ईयर्स से टेकअप करूँगी, और आपकी जो इनकम टैक्स की बुक है गिरीश आहूजा की, उसमें से टेकअप करूँगी। उसके बाद भी अगर मुझे इधर-उधर से कुछ लगता है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन बच्चों को करवाना चाहिए, वो क्वेश्चन भी करा लेती हूँ। तो आपको कोई बुक एज़ सच परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कोई बुक एडिशनली खरीदने की, उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज़ आपका सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है? डाउट सॉल्व, आगे चलो। आर, हू वाज़ एम्प्लॉयड विथ पी कंपनी लिमिटेड, रिटायर हो गया। अच्छा भाई, रिटायर हो गए आप तो। रिटायर हुआ उसका 21 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, ओके। रिसीव कर रहा है ग्रेचुटी 3,60,000 रुपए। उसने सर्व किया था कंपनी को 26 ईयर एंड 8 मंथ्स, 26 ईयर्स 8 मंथ उसने सर्व किया है। तो पीरियड ऑफ सर्विस कितना माना जाएगा? बताओ बताओ बताओ। 26 ईयर्स 8 मंथ मैम, 27 माना जाएगा। राउंडिंग ऑफ, नहीं 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 नहीं, कहाँ गलती कर रहे हो? बताया तो है, राउंडिंग ऑफ की शरण में नहीं आए। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर आप कवर नहीं हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो अगर ग्रेचुटी की शरण में नहीं आए, तो आपको आपको नहीं मिलेगी क्या? राउंडिंग ऑफ के बेनिफिट। तो पीरियड ऑफ सर्विस कितना माना जाएगा? 26 ईयर्स। ओके। उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे उसकी सैलरी 15,000 थी। हाउएवर जो एवरेज सैलरी थी पिछले 10 महीनों की प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, भाई जिस महीने रिटायरमेंट हुई, कब हुई? अक्टूबर में। अक्टूबर से पहले 10 महीनों का जो एवरेज सैलरी निकल कर आई, वो निकल कर आई है 14,400 रुपए पर मंथ। मतलब मुझे कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट खत्म। क्वेश्चन इतना बढ़िया कि उसने मेरे लिए 14,400 कैलकुलेट करके दे दिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ। 10 महीनों की एवरेज सैलरी चाहिए थी, पर जिस महीने के अंदर रिटायरमेंट हो रही है उससे पहले के 10 महीनों की, और वही मेरे को निकाल के उसने परोस दी। बताओ, क्या इतना अच्छा कभी कोई क्वेश्चन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कोई बात नहीं। ये मिल गया, आगे वाले नहीं मिलेंगे आपको। चलो, आपको बताना है कि टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी होगी। ऑफ कोर्स टैक्सेबल पूछ रहा है, एग्जाम निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि टैक्सेबल कितनी होगी। ठीक है, आ जाओ। पहले हम सॉल्व करेंगे इसका ए पार्ट। आपको क्या बताना है कि मिनिमम जो होगा, तीनों कंडीशन में से जो मिनिमम अमाउंट होगी, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। ये तो हमें पता ही है। लिख रहे हो ना मेरे साथ? समझ में आ रहा है ना? कुछ नहीं आ रहा तो पूछ लेना। ठीक है,
यूँ नहीं कि मैं आगे-आगे चलूँ और आप पूछो ना। अमाउंट, एक्चुअल मैम 2-2 बार क्यों लिख रहे हो? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव्ड हुई है? 3,60,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम कितनी अलाउड है? 20 लाख रुपए। मैक्सिमम कितनी अलाउड है? 20 लाख रुपए। और तीसरी कंडीशन याद करके बताओ क्या था? 1/2 इंटू में, आगे बोलो, आगे बोलो, बोलो क्या था? बताओ। एवरेज सैलरी फॉर लास्ट 10, इसको ऐसे मत लिखो, इसको लिखो एवरेज सैलरी पर मंथ इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीशन ईयर्स। मैं शॉर्ट में पीरियड लिख लेती हूँ, आप पूरा लिख लेना, ठीक है? चलो, हाफ इनटू में क्वेश्चन इतना बढ़िया, एवरेज सैलरी निकाल के मेरे हाथ में दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर्स में लूंगी 26, ठीक है? बताओ, 14,400 इंटू में 26 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है? 187,200। सब बच्चों का यही आंसर आ गया, 187,200। अब एग्जाम्प्ट कितना होगा? सबसे कम कौन सा है? क्या ये कम है? नहीं, ये कम है, नहीं, ये सबसे कम है। तो एग्जाम्प्ट कितना होगा? हेंस 1,87,200 रुपीज शेल बी एग्जाम्प्ट। अगर एग्जाम्प्ट इतना हो गया तो टैक्सेबल कितना होएगा? टैक्सेबल में से माइनस करके बता दो, बैलेंस बता दो। बैलेंस कितना रह जाएगा? 187,200, ये एक माइनस करवाया मैंने 360 में से, 172,800 एंड बैलेंस 172,800 रुपीज वुड बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। ये यहां तक कहानी ओके? विल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। क्या बताओ, आपको कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं। अब चलते हैं इनके स्पेशल केसेस के ऊपर। कुछ मैंने आपको छुड़वाया था, तो वो स्पेशल केसेस के ऊपर चलते हैं, ठीक है? चलो, अब मुझे एक चीज यहाँ पे आपको लिखवानी है। मैम अब क्या लिखवाना है? मुझे एक चीज आपको लिखवानी है, मुझे आपको लिखवाना है पॉइंट नंबर 3, क्योंकि वो अगला पॉइंट है ना, वो मेरे इस क्वेश्चन के अंदर कवर अभी होगा। पॉइंट नंबर 3, ठीक है? यहाँ पे मैं एक हेल्प ले लेती हूँ टूल की, मैं रिपीट करती हूँ, आप अपने नोट्स के अंदर अपडेट कर लो। लिख डन। मैम कमाल कर दिया आपने तो। चलो, अब इसको समझो ये कहना क्या चाहता है। ये सिंपल सी चीज ये कह रहा है कि अगर आप पहले कहीं पे काम करते थे, अगर आप पहले किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते थे, आपको अगर कंप्लीटेड सर्विस निकालना है कि कितने टाइम पीरियड का, आपको उसको पीरियड निकालना है, पीरियड निकालना है। अगर आपको पीरियड ऑफ कंप्लीटेड सर्विस कि कितने साल आपने काम किया है, तो वो निकालने का आपको एक तरीका बता रहे हैं कि जितने साल आपने पहले वाले एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया है, आप वो साल भी काउंट कर लेना। आपने एक एम्प्लॉयर ए था, एक एम्प्लॉयर बी था। एम्प्लॉयर ए के यहाँ 4 साल काम किया, एम्प्लॉयर बी के यहाँ 16 साल काम किया। तो अगर ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स निकाल रहे हो, तो 20 साल काउंट कर लेना, पहले वाले के भी 4 साल काउंट कर लेना, जो कि उसने पहले वाले एम्प्लॉयर के यहाँ किए थे, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या अटैच्ड है? प्रोवाइडेड आपको अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी ना मिली हो, आपको उस पहले वाले पर्सन से ग्रेच्युटी ना मिली हो। अगर ऐसा केस है तो पहले वाले एम्प्लॉयर के यहां भी जितने साल काम किया था वो साल भी अपने ऐड कर लेना इन द नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। ये कहने की बात कर रहा है कि सिंपल सी चीज, अगर ए बी सी 3 एम्प्लॉयर है, सी के यहाँ आपने 10 साल काम किया, बी के यहाँ आपने 7 साल काम किया, ए के यहाँ आपने 3 साल काम किया, और आपको ग्रेच्युटी इन दोनों ने ही नहीं दी। ही वॉज नॉट पेइंग ग्रेच्युटी बाय द फॉर्मर एम्प्लॉयर, पहले वाले एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी नहीं दी। तो इस बार जब कंप्लीटेड ईयर निकालोगे तो 10 + 7 + 3
20 ईयर्स दिखा सकते हो अगर सी के टाइम पे ग्रेचुटी की कैलकुलेशन कर रहे हो, सी एम्प्लॉयर के टाइम पे ग्रेचुटी की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ए और बी की जहां पे आपने काम किया था वो साल भी कंसीडर कर लेना, प्रोवाइडेड वहां पे आपको ग्रेचुटी ना मिली हो। ठीक है, रीड कर दो एक बार लाइन। पीरियड ऑफ कंप्लीटेड सर्विस, इसको ऐसे इंटरप्रेट करना कि एम्प्लॉय की टोटल सर्विस कितनी थी अंडर द डिफरेंट एम्प्लॉयर्स, अलग अलग एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉय की कितनी सर्विस थी, इंक्लूडिंग उस एम्प्लॉयर को भी ले लेना जिसके अंदर से सर्विस जो उसने पहले दी थी उससे वो रिटायर हो गया, जिसके यहाँ उसने पहले कभी सर्विस दी थी उसको भी अपने कैलकुलेशन के अंदर ऐड कर लेना, प्रोवाइडेड उस टाइम पे उसको ग्रेचुटी ना रिसीव हुई हो। ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी शैल बी टैक्सेबल, कितनी अमाउंट ग्रेचुटी की टैक्सेबल होगी अगर इफ आर, जो मेरा एम्प्लॉय है, अर्लियर टू हिज एम्प्लॉयमेंट अपनी पी कंपनी के साथ, अभी जो किस कंपनी के साथ काम कर रहा था, पी के साथ, उससे पहले उसने 4 साल एक्स लिमिटेड में काम किया और उस टाइम पे उसको ग्रेचुटी नहीं मिली थी एक्स लिमिटेड से, एक्स लिमिटेड के यहाँ काम किया उस टाइम पे उसको ग्रेचुटी नहीं मिली थी, तो अब ये बताओ कि उसका क्या हो जाएगी टैक्सेबल अमाउंट, निकाल लेते हैं। बताओ, अब हम आगे बेटा बी पार्ट में, अभी अभी समझाया कि आप टोटल पीरियड ऑफ सर्विस लेना प्रोवाइडेड पहले उसको ग्रेचुटी ना मिली हो। ठीक है, आपको पता ही है कि मिनिमम जो होगा, अब मैं जल्दी चलूंगी, फॉर्मेटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, अब वर्क करेंगे अपनी स्पीड पे। ठीक है, पहला कितना, पहला जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हुआ है विच इज 3,60,000, दूसरा कितना जो मैक्सिमम सीलिंग अमाउंट है विच इज 20 लाख रुपीज, और तीसरा कितना, तीसरे की कैलकुलेशन में आप क्या निकालोगे, 1/2 तो है ही, एवरेज सैलरी पर मंथ 14,400 तो है ही, उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, अब नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स जो है मेरे 26 इस बार के, और पहले के कितने 4, 30 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, किससे करूंगी, 30 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे मेरा आंसर बता दो, मेरा आंसर निकल कर आ रहा है 2,16,000, तो जो मेरी एग्जेम्प्ट होगी अब जो मेरी एग्जेम्प्ट होगी वो होगी 2,16,000 रुपए, और जो मेरी टैक्सेबल निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 3,60,000 माइनस 2,16,000, विच मीन्स 1,44,000 रुपीज की मेरी ग्रेचुटी जो है वो टैक्सेबल निकल कर आएगी। ओके, ये कहानी समझ में आ गई। ये मेरा स्पेशल केस नंबर 1 था, ये मेरा स्पेशल केस नंबर 1 था। ठीक है, स्पेशल केस नंबर 1 था, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के अंदर मैं 4 साल जो थे पुराने एम्प्लॉयमेंट के भी कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली थी। ये छोटा सा आप नोट लिखकर आ जाना जो मैंने आपको लाइन डिक्टेट करी है कि कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस विल इंक्लूड द पीरियड ऑफ 4 years ऑफ द आर of his earlier employment as he was not entitled to gratuity at that point of time, उस टाइम पर उसको ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो उसके 4 साल हम इंक्लूड अब करेंगे ही करेंगे। चलो, ओके, क्लियर, ऑल सेट। अब एक और चीज समझाती हूँ आपको, समझ में आ गया मैम, ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट बिंदास समझ में आ गया, ठीक है, चलेगा। अब एक और चीज समझो, एग्जेम्पशन अगर आपने पहले भी कभी क्लेम कर रखी है, इफ ग्रेचुटी इज ऑलवेज रिसीव बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर इन अर्लियर प्रीवियस ईयर, अगर जो ग्रेचुटी थी पहले जहां पे काम करते थे उस एम्प्लॉयर से भी आपने रिसीव करी थी, अर्लियर प्रीवियस ईयर्स के अंदर आपने पिछले पुराने सालों के अंदर आपने अपने पिछले मालिक से ग्रेचुटी ऑलरेडी रिसीव करी थी, और आप करंट ईयर में जिसके साथ अब कुछ काम कर रहे थे उससे भी ग्रेचुटी अगर रिसीव कर रहे हो, देन जो लिमिट होगी 20 लाख रुपए की वो उस अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगी जितने की आपने पहले एग्जेम्पशन क्लेम कर ली थी। मान लो पहले ए एम्प्लॉयर था, बी एम्प्लॉयर था, ए एम्प्लॉयर के टाइम पे यहाँ पे तो क्या था कि ग्रेचुटी उसने दी नहीं, मान लो उसने ग्रेचुटी दी, तब क्या हुआ, ये वाला केस क्या हो गया कि ग्रेचुटी, ये वाला केस कौन सा हो गया, ग्रेचुटी दी ही नहीं, और ये वाला केस कौन सा है, ग्रेचुटी दी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। पहला वाला केस का था ग्रेचुटी मिली नहीं, मिली नहीं तो ऐसा कर लो, अगर मिल गई तो फिर कैसा करना है, मिल गई तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके 2 एम्प्लॉयर थे ए और बी, ठीक है, अगर ए एम्प्लॉयर के टाइम पे आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई थी और उस टाइम पे आपके एग्जाम अमाउंट लेट सपोज 2 लाख रुपए निकल कर आई थी, तो अब जब बी एम्प्लॉयर से आप ग्रेचुटी ले रहे हो तो जब 20 लाख की लिमिट थी ना, 20 लाख की लिमिट, उसमें से ये 2 लाख रुपए माइनस कर देना बस। अब आपकी जो लिमिट है वो 18 लाख की बची है, 18 लाख तक की मैक्सिमम आप ले सकते हो, हॉवेवर चेक कर लेना कि मिनिमम कितना आ रहा है।
मिनिमम तीनों कंडीशन का कितना आ रहा है वो देख लेना, पर मैक्सिमम जो आपकी लिमिट बची है बस 18 लाख की बची है, 20 लाख नहीं बची। ये कंसेप्ट कह रहा है कि अगर ग्रेचुटी ऑलरेडी मिल चुकी है ऐसे एम्प्लॉय को, जो कि ऐसे एम्प्लॉय को अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से पिछले सालों के अंदर, तो करंट ईयर के अंदर अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है किसी और एम्प्लॉय से जिससे अभी वो करंटली काम कर रहा था, तो जो लिमिट है 20 लाख रुपए की उसको रिड्यूस कर देना उस अमाउंट से जितनी एग्जेम्पशन उसने पहले क्लेम कर ली थी, जितनी ग्रेचुटी उसने पहले एग्जेम्प्ट करा ली थी, उतनी आप अपनी लिमिट से कम, लिमिट को कम कर देना। ये क्वेश्चन ओके, समझ में आ गया? इसके ऊपर बेस्ड अपना ये देख लो एफएमसी 9, ठीक है। अगर चाहो तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये मेरा पॉइंट स्पेशल केस का पॉइंट नंबर 3 है और ये मेरा जो है स्पेशल केस का पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। स्पेशल केस का पॉइंट नंबर 3, स्पेशल केस का पॉइंट नंबर 2। थक तो नहीं रहना, नहीं थक रहे ना, मजा आ रहा है ना, नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। ऐसे ही मजे से पढ़ोगे तो इनकम टैक्स अच्छे से निकल जाएगा। अगर ये सोचोगे कि लिमिट से घूम जाऊंगा समझ नहीं आएगा तो फिर बेटा गड़बड़ है। अपनी आज से ही प्रैक्टिस चालू करनी है, अच्छे से करना है। चलो, एक्स अ जनरल मैनेजर और ऑफ आर कंपनी लिमिटेड रिटायर हो रहा है कंपनी से ऑन 15 जून 2024 को। एक्स जनरल मैनेजर था आर कंपनी का, कंपनी से रिटायर कब हो रहा है? रिटायर कंपनी से रिटायर कब हो रहा है? 15 जून 2024 को, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी? 70,000 पर मंथ। उसकी बेसिक सैलरी कितनी थी? 70,000 पर मंथ। उसको साथ साथ में डीए भी मिल रहा था। डीए कितना मिला उसको? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो डीए मुझे अमाउंट नहीं बताई, सीधा बता दिया कि बेसिक सैलरी का 20%, विच मीन्स 70,000 का 20% कितना होता है? 14,000 रुपीज का मुझे डीए रिसीव हो रहा है। डीए कह रहे हैं कि जो 60% डीए है वो फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। कह रहे हैं जो डीए है 14,000 का, उसमें से जो 60% है वो आपका इन टर्म्स है। 60% जो है वो इन टर्म्स है, 60% जो है वो इन टर्म्स है। तो ठीक है, 14,000 का 60%, जरा मुझे निकाल के बताओ कितना आ रहा है? 14,000 इंटू में 60%, 8400। तो 8400 रुपीज का पर मंथ का डीए जो है, मैम पर मंथ कैसे निकाला आपने? भाई ये जो सैलरी है ये पर मंथ है, इसके बेसिस पे जो डीए निकला वो पर मंथ होगा, उसके बेसिस पे जो इन टर्म्स वाला डीए निकाला वो भी तो पर मंथ ही होगा। तो ये क्या है? इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बच कितना गया? 40%। 1400,000 का 40% कितना हो गया? 5600 पर मंथ का जो डीए है वो कौन सा हो गया? नॉट इन टर्म्स। मुझे बताओ, अगर ये एम्प्लॉय, मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा, अगर ये एम्प्लॉय पोगा में कवर है तो कौन सा डीए लेना है? मैम दिस प्लस दिस दोनों 14,000 का। पर अगर ये पोगा में कवर नहीं है, नॉन पोगा एम्प्लॉय है, तो कौन सा लेना है? मैम सिर्फ और सिर्फ इन टर्म्स वाला, दैट इज 8400। ये डिस्टिंक्शन क्लियर है? इतने क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे प्रोविजन के साथ तो कभी भी अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप गलत नहीं करके आ सकते। चाह के भी नहीं गलत कर पाओगे, चाह के भी गलत करके नहीं आ पाओगे। चलो मैम, चाह के क्यों नहीं कर सकते? चाह के तो कुछ भी हो सकता है, चाहो तो क्या नहीं हो सकता? हाँ ठीक है, कर लेना। क्या बोलते हो? चलो, 60% ऑफ डीएनएस डीएनएस अलाउंस फॉर्म्स द सैलरी, फॉर्म द पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। ही हैड वर्क विद द कंपनी फॉर 10 years 11 months 15 days। कितने साल? 10 साल 11 महीने 15 दिन, ठीक है। पीरियड कितना है? पीरियड 10 year 11 month 15 days। मैम आप ये क्वेश्चन क्यों रिपीट करते हो? बेटा थोड़ा सा ऐसे कि बार बार मुझे क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े, इसलिए अपने रेफरेंस के लिए लिख लेती हूँ। ही गॉट एन इंक्रीमेंट 5,000 रुपीज। मुझे लगता है सारी चीजें तो इसी क्वेश्चन में आ जाने वाली है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेचुटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब चीजें कवर हो रही है इसके अंदर आपकी। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे ये बता दो कि अगर ये नीचे पढ़ लेते हैं, ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। क्लियर हो गया कि मैम पोगा में कवर नहीं है। पोगा में अगर कवर नहीं है तो पीरियड कितना हो जाएगा? मैम पीरियड 10 ईयर 11 मंथ 15 डेज। ओ भाई साहब, कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 10 साल। कितना? सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स। हमें नहीं मतलब, फ्रैक्शन नॉट अलाउड, फ्रैक्शन नॉट अलाउड, फ्रैक्शन नॉट अलाउड, ठीक है। चलो आगे, उसको इंक्रीमेंट मिला था, इंक्रीमेंट भी आएगा अब। हाँ, वो क्यों नहीं हो सकता? जब मैंने आपको ग्रेड सैलरी पढ़ाया था, ग्रेड सिस्टम पढ़ाया था, इंक्रीमेंट करते थे ना उसका हर साल, इंक्रीमेंट भी आया। इंक्रीमेंट आया उसका 5,000 रुपीज उसकी बेसिक सैलरी के अंदर। कब से आया? 1 फरवरी 2024 से। 1 फरवरी से उसकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट भी आया। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट कंपनी ने उसको 20 लाख रुपए की ग्रेचुटी दी। अच्छा, सीलिंग लिमिट भी 20 लाख, 20 लाख की उसको दे दी।
एक्स ने पहले भी एस कंपनी के साथ काम कर रखा था, किसी और कंपनी, अभी तो आर के साथ कर रहा है, पहले एस के साथ काम किया था और उस टाइम पे उसको ग्रेचुइटी रिसीव हुई थी। कितनी रिसीव हुई थी? जो भी उसको ग्रेचुइटी रिसीव हुई थी उसके अंदर से उसने 3 लाख तक का एग्जामेशन ले लिया था। जो भी उसको ग्रेचुइटी रिसीव हुई थी उसमें से उसने 3 लाख रुपए एग्जाम करवा लिए थे। तो अब जो लिमिट होगी ग्रेचुइटी की, जो मुझे चेक करनी है, वो कितनी होगी मैम? 20 लाख की सीलिंग लिमिट थी, पहले कितनी क्लेम कर ली? 3 लाख रुपए। तो अब जो उसने लिमिट बची है ग्रेचुइटी की वो 18 लाख बची है। 20 लाख गवर्नमेंट ने सीलिंग लिमिट बना दी। ऐसे ही मैं आपको सीलिंग नहीं कहती कि भाई कुछ भी लगा लो, कुछ भी तिड़म लगा लो, एक क्या 10 जगह काम कर लो, 20 लाख से ऊपर की ग्रेचुइटी हम एग्जाम किसी केस में नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको बताना है अमाउंट ऑफ एग्जामेशन अवेलेबल आउट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव फ्रॉम द आर कंपनी। जो मेरी कंपनी से ग्रेचुइटी रिसीव हो रही है उसमें से कितना मैं एग्जाम कर सकती हूँ, और मेरी सैलरी भी बताओ असेसमेंट ईयर की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर होगी कि भाई पोगा एम्प्लॉय तो है नहीं। तो सिंपल तरीके से अपना बनाओ वर्किंग नोट, सिंपल तरीके से अपने बनाओ वर्किंग नोट और उसके अंदर कैलकुलेशन दिखा दो। आपको सबसे पहले तो कैलकुलेट करनी है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी पिछले क्वेश्चन मिल गई, इस क्वेश्चन में नहीं मिली, और इस क्वेश्चन ने तो इतना बढ़िया काम किया कि आपको सैलरी के बीच में इंक्रीमेंट और डाल के दे दिया। अब निकालो, कैसे निकालोगे? तो देखो, एवरेज सैलरी अगर मुझे निकालनी है, सबसे पहले मुझे क्या क्या कंसीडर करना है मैम? आपको बेसिक सैलरी कंसीडर करनी है, और देखा था डीए इन टर्म्स वाला भी आ रहा था, तो मुझे साथ साथ में डीएनएस अलाउंस भी कैलकुलेट करना है। अब मुझे ये बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, रिटायर कब हो रहा है? 15 जून 2024 को। सैलरी बढ़ी कब? सैलरी बढ़ी कब? 1 फरवरी 2024 को। मुझे पिछले 10 सालों की, पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी निकालनी है। तो जून का महीना तो ऑफ कोर्स काउंट नहीं होगा, पिछले 10 महीनों की एवरेज सैलरी निकालनी है। तो कौन कौन से मंथ्स काउंट होंगे पिछले 10 ईयर्स, पिछले 10 मंथ्स में? मई का, अप्रैल का, मार्च का, फेब्रवरी का। इतना क्लियर है? अब फेब्रवरी पे, फेब्रवरी पे मेरी जो सैलरी थी वो बड़ी थी। अब सैलरी जो थी, इन्होंने क्या बताया, रिटायरमेंट के टाइम पे जो सैलरी है वो 70,000 है। रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी 70,000 है। यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70, यहाँ पे भी 70। रिटायरमेंट के टाइम पे सैलरी 70 थी, मतलब लेटेस्ट टाइम पे जो लेटेस्ट सैलरी को 70,000 रुपए है। इंक्रीमेंट आया कब था? फेब्रवरी में, मतलब फेब्रवरी से लेकर जो मेरी सैलरी मई तक है वो तो सेम ही रहेगी, 70 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद 10 मंथ्स कंप्लीट करने, आगे चलो। उसके बाद जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, सितंबर, अगस्त। अब एक बात बताओ, 5,000 रुपए का इंक्रीमेंट आया था, इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी अगर 70,000 है, तो इंक्रीमेंट होने से पहले सैलरी कितनी थी मैम? ऑफ कोर्स 65 होगी। जब इंक्रीमेंट होने के बाद सैलरी इतनी है, तो होने से पहले कितनी होगी? 65 ही होगी ना। 65, 65, 65 और 65। बताओ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं, परफेक्ट कर रहे हो मैम आप। आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस महीने में आप रिटायर हो रहे हो उससे पहले 10 महीने बना लेने हैं अपने वर्किंग नोट में। पहले 10 महीने कौन कौन से होंगे जिस महीने में आप रिटायर कर रहे हो? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 महीने बना लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं ये दूसरी चीज, पहले 10 महीने की कैलकुलेशन लिख दी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई 70,000 रुपए तो लेटेस्ट है, इसका मतलब इंक्रीमेंट कब आया था? इंक्रीमेंट की डेट थी फरवरी की, तो फरवरी से लेकर मार्च तक, मई तक, कब तक कितने कितने मिल रहे हैं? 70 70। तो उससे पहले कितने मिल रहे थे भाई? इंक्रीमेंट होने के बाद 70 हुए। इंक्रीमेंट हुआ कितना? 5,000 का। तो इंक्रीमेंट होने से पहले कितने थे? 65 65। तो पिछले सारे महीनों के 65 65। तो निकाल लो बेसिक सैलरी। अब तो सब कुछ सॉर्ट ही कर दिया मैंने। मैम 70,000 रुपए जो है वो मुझे मिल रही थी सैलरी 4 महीनों के लिए। ये कितने मंथ्स हुए? 4। ये कितने मंथ्स हुए? 10 में से 6 गए 4 6, 10 में से 4 गए 6, 70,000 इंटू 4 प्लस इंक्रीमेंट से पहले की सैलरी 65,000 इंटू में 6। निकाल के मुझे बता दो। 7 4 28, ये तो होगा 2,80,000। 65,000 इंटू में 6 कितना होगा? 3,90,000 प्लस 2,80,000 कितना हो गया? 6,70,000। अब डीए की बातचीत, बड़ी बातचीत। अब आ जाओ, जब एक बार मैंने सैलरी निकाल ली तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपकी सैलरी है डीए मिलेगा सैलरी का 20%। डीए कितना आएगा? 6,70,000 की मेरी सैलरी थी, उसका 20% मेरा डीए है। पर आगे मैं लूंगी एवरेज सैलरी की कैलकुलेशन में कितना? डीए इन टर्म्स वाला, डीए इन टर्म्स। तो डीए इन टर्म्स कितना बोल रहे हैं? 60% है। तो इंटू में 60%। बताओ, 6,70,000 इंटू में 20% इंटू में 60% कितना आया? 8,400।
8400। कमीशन कमीशन कुछ बात करी नहीं गई। टोटल कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 7,50,400। 7,50,400। ये क्या आ गई मेरी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। ये क्या आ गई मेरी एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। ठीक है, ओके। प्लस अब क्या निकालूंगी मैं सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ, क्योंकि क्वेश्चन में वो मेरे फॉर्मूला में क्या था, लिमिट में क्या था, एवरेज सैलरी पर मंथ। तो अगर ये 10 मंथ्स की है तो पर मंथ कितनी निकल कर आ जाएगी, एवरेज कर दो इसको। कैसे, 7,50,400। अगर 10 महीने की है तो एक महीने की कितनी निकल कर आ जाएगी, 75,400 रुपीज। ओके, सॉर्टेड। मैम सबसे बड़ा जो गेम चेंजर था वही निकाल लिया। अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मिनिमम जो होगा, मिनिमम शैल बी एग्जेम्प्ट। मैं पूरा फिर से नहीं लिख रही, आप चाहो तो अच्छा से लिख सकते हो। कितना कितना अमाउंट स्पेसिफाइड, कितनी थी, कितनी थी, 20 लाख रुपए मेरी अमाउंट थी। अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, अमाउंट अलाउड कितनी है, 20 लाख रुपए की अमाउंट अलाउड है। पर यहाँ पे एक कैच है, कितना, 3 लाख रुपए यहाँ से माइनस हो जाएंगे, बिकॉज प्रीवियसली 3 लाख रुपए जो थे वो एग्जेम्प्ट हुए थे, क्योंकि वो किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर के यहाँ था। तो कितना हो जाएगा एग्जेम्पशन, कितनी मिलेगी मेरे को, मैक्सिमम 17 लाख तक मिल सकती है। ये क्लियर है, 3 लाख रुपीज क्यों थे, इसको नोट्स के अंदर लिख कर भी आना है। ठीक है, उसके बाद ग्रेचुटी रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड, कितनी रिसीव्ड हुई है मुझको, पूरे 20 लाख रुपए मुझे रिसीव्ड हुए हैं। और तीसरा निकाल लो, तीसरा निकाल लो, थर्ड हाफ मंथ। इसको पता कैसे लिख सकते हो आप, हाफ मंथ, क्योंकि हम 1/2 करते हैं। हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू में अभी निकाला 75,400। कंप्लीटेड ईयर्स कितने माने जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 साल लिखा रखा है मैंने। ठीक है, कितना आ जाएगा, 75,400 डिवाइड बाय 2, कितना आ जाएगा, 75,400 इंटू में 10 डिवाइड बाय 2, विच कम्स इक्वल टू 3,75,200। एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, बताओ, एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 375,200। एग्जेम्प्ट शेल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 375,200 मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक काम और करना था, मुझे भाई सैलरी की कैलकुलेशन दिखानी थी। बेसिकली मुझे पूरे असेसमेंट ईयर में बताना था कि मेरी कितनी इनकम बन रही है। ठीक है, बना देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है, बताओ बेसिक सैलरी उसको कितनी मिलेगी हमारे असेसमेंट के लिए, मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर था 24-25, उस पर उसको कितनी सैलरी मिलेगी। बेसिक सैलरी की अगर मैं बात करूं तो बेसिक सैलरी उसको कितने महीने मिली। अब ये सारी चीजें नॉर्मल चलेंगी, कितने महीने मिली, भाई मेरा मैम पीरियड चालू हुआ था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जाएगा, पर उसने 15 जून को ही खत्म कर दिया। तो अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून के 15 दिन, विच मीन्स 2.5 मंथ्स। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि उसको 2.5 महीने की सैलरी मिली होगी, क्योंकि उसने पूरा साल थोड़ी कंप्लीट किया, 2.5 महीने तो काम किया, उसके बाद तो वो रिटायर हो गया। तो बेसिक सैलरी उसको कितनी मिल रही थी, मैम सैलरी उसको मिल रही थी 70,000 रुपए। मल्टीप्लाई करूंगी 2.5 मंथ से, 70,000 पर मंथ इंटू में 2.5 मंथ, कितनी हो जाएगी, 1,75,000। फिर क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, पूरा लिखना है डीएनएस अलाउंस, कितना लेना है, सैलरी का 20%, जितनी भी मेरी बेसिक सैलरी थी उसका 20% पे ले लूंगी, ये कितना आ जाएगा 35,000। फिर उसके बाद मैं क्या दिखाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी ग्रेचुटी रिसीव्ड। रिसीव्ड कितनी हुई है ग्रेचुटी मेरे को, मैम 20 लाख रुपए। पर एग्जेम्प्ट कितनी होगी, लेस करके दिखाऊंगी इसके अंदर से मैं एग्जेम्प्ट की ग्रेचुटी, भाई मेरी एग्जेम्प्ट कितनी हो रही है अंडर सेक्शन 1010। अभी निकाला मैंने 3,75,000 रुपीज। जाओ तो वर्किंग नोट का यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हो। तो फिर जो मेरी ग्रेचुटी टैक्सेबल रहेगी वो कितनी रहेगी, 16,24,800। अब इसका टोटल लगा देना, ये टोटल बताओ कितना आ रहा है, 18,34,800। और ये मेरी निकल कर आ जाएगी क्या, ग्रॉस सैलरी। ठीक है,
ये क्वेश्चन ओवर। इसके कुछ नहीं करना, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, नोट्स आप लिख लेना, ठीक है। जब मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगी तो मैं इसके अंदर नोट्स लिख दूंगी, आप अपने मैच कर लेना, ओके। अब मेरा सिर्फ एक कंसेप्ट रहेगा एंड आपका ग्रेजुएटी का टॉपिक ओवर। करवा दूं? लगे हाथ खत्म करो ना यार, करो करो खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। टॉपिक मेरा क्या कहता है, अगर ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से, तब भी मैक्सिमम 20 लाख तक की ही एग्जेम्पशन मिलेगी। ये वो वाला केस है कि एक साथ दो से मिल रही है, एक साथ दो, दो का मतलब दो हो, तीन हो, चार हो, कितने भी एम्प्लॉयर हो, एक साथ दो से मिल रही है। ये वो वाला केस है कि भाई ये दो केस कौन कौन से थे, पास्ट वाले, कि ग्रेजुएटी पास्ट में दी ही नहीं, ग्रेजुएटी पास्ट में दी है। ये वाला कौन सा केस आ गया, प्रेजेंट वाला, कि भाई एक साथ दो एम्प्लॉयर से ग्रेजुएटी मिल रही है, तब क्या होगा, तब भी मेरी मैक्सिमम 20 लाख तक की एग्जामेशन काउंट होगी, तब भी मेरी मैक्सिमम 20 लाख तक की एग्जामेशन काउंट होगी, उससे ऊपर नहीं होगी। चाहे एक से मिले, दो से मिले, तीन से मिले, पार्ट टाइम मैं 6 जगह काम कर रही हूँ, 6 एम्प्लॉयर है मेरे, 6 के 6 मेरे से इतने इंप्रेस है कि 6 मेरे को अप्रिसिएशन करके ग्रेजुएटी देना चाहते हैं। लिमिट तो भाई सीलिंग 20 लाख ही रहेगी। आ जाओ, इसके ऊपर मेरा एफएमसी 9 है, ठीक है। नाम 9 नहीं, एफएमसी 10 है, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो, ये रेफरेंस दे देना पॉइंट नंबर 1 का, वेयर ही रिसीव्स द ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से अगर रिसीव हो रही है तो क्या होगा, ठीक है। ये मैं आपको फटाफट से कराती हूँ, बिल्कुल सेम है। अगर आपने पहला वाला क्वेश्चन कर लिया एफएमसी 9, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है जी। जो कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में था, आर के साथ भी एस के साथ भी, उसने क्या कहा कि उसको बेसिक सैलरी मिल रही थी आर से, आर से कितनी मिल रही थी, 9,000 रुपए पर मंथ, एस से कितनी मिल रही थी, 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। जिस दिन वो रिटायर करा था उस दिन की बात हो रही है ये, ओके। डीए मिल रहा था, डीए कितना मिलेगा, 20%। अब यहां रुक जाओ, 20%, अगर कुछ नहीं लिखा सिर्फ डीए लिखा है तो क्या मानेंगे, नॉट इन टर्म्स। अगर कुछ नहीं लिखा सिर्फ डीए लिखा है तो क्या मानेंगे, नॉट इन टर्म्स, ठीक है। आगे ये क्या लिख रखा है, 20%, पर 60% जो था वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। तो साफ साफ बता दिया कि जो 20% इसका निकालोगे उसका 60% रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। रिटायर कब हो रहे हो, इस दिन। पीरियड ऑफ सर्विस क्या है मेरा, 20 साल 11 महीने, 16 साल 5 महीने। मुझे ये बता दो कि ये कौन सा एम्प्लॉय है, कह रहे ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट बताओ, ठीक है। उसने सैलरी ड्रॉन करी है, ओके ओके। कहीं कुछ मेंशन है कि कौन सा एम्प्लॉय है, पोगा है, नहीं है, कौन सा है, मुझे तो नहीं दिख रहा, देख के बताओ, क्या तुम्हें कहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कि ये कौन सा एम्प्लॉय है। मान के चलो कि ही इज नॉट कवर्ड, एज्यूम नॉन पोगा है, मान के चलो कि नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो अब बता दो मेरे को कि ये जो मेरा ईयर ऑफ सर्विस है कितना माना जाएगा, मैम ये तो माना जाएगा आपका 20 और ये माना जाएगा आपका 16। फ्रैक्शन को तो मैं देखती ही नहीं हूँ, फ्रैक्शन को तो मैंने अनदेखा कर दिया, देखती ही नहीं हूँ। ग्रेचुटी रिसीव कितनी हुई है, 1,80,000। ऑल दो वो सेम सैलरी ड्रॉ कर रहा था आर लिमिटेड से, इसकी बात कर रहा है कि सेम सैलरी आर लिमिटेड से ले रहा था पिछले 1 साल से। तो इसका मतलब जब पिछले 10 महीनों की मैं कैलकुलेशन करूंगी कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। पर कहानी में ट्विस्ट आया कहां पे, एस लिमिटेड के अंदर। एस लिमिटेड से कह रहा है 1 अगस्त 2024 से उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट आया 500 रुपए का। मतलब जो मेरे को ये मिल रही है ना 5,000 रुपीज पर मंथ, वो 500 रुपए ऐड करने के बाद मिल रही है। जब मैं अगस्त से पहले जाऊंगी, जून जुलाई में जाऊंगी, तो मैं 500 कम कम करके दिखाऊंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। आ जाओ वर्किंग नोट पे, मुझे लगता है खुद ही कर लोगे, इसके अंदर कुछ है ही नहीं वर्किंग नोट, पर स्टिल मेरा काम है, मैं आपको बताती हूँ। आप एक क्वेश्चन खुद से स्टार्ट करो, मैं भी करती हूँ। एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी मुझे निकालनी है। अब मैं इसके अंदर एक काम क्या करूंगी, आर और एस दोनों साथ साथ में लेके चलूंगी, ठीक है। बेसिक सैलरी हम लेके चलेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, फटाफट से आप पूरा पूरा करना। फॉर लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 महीनों की बेसिक सैलरी कैसे होगी। अब ये बता दो आर के लिए कौन से 10 मंथ्स होंगे और एस के लिए कौन से 10 मंथ्स होंगे। आर के लिए 10 मंथ्स कहां से काउंट होंगे, आर रिटायर हो रहा है मैम सितंबर में, तो पिछले सितंबर तो काउंट करेंगे ही नहीं। पिछले 10 महीने आर के लिए क्या हो जाएंगे, पिछले 10 महीने इसके लिए हो जाएंगे अगस्त, ठीक है। एक तरीके से अगस्त तक होगा और अगस्त से पिछले 10 महीने जाएगा नवंबर, तो नवंबर 23 से लेकर अगस्त 24 उसके 10 मंथ्स होंगे। मैम आपको कैसे पता, बेटा कैलकुलेट करो ना, बैठे किस चीज के लिए हो, आर लिमिटेड के लिए। पिछले 10 महीने कौन कौन से हो जाएंगे, नवंबर 23 से लेकर अगस्त
24 तक के। और ऐसे ही मैं एस की बात करूं तो एस रिटायर हो रहा है मेरा 1 जनवरी को, तो जनवरी का मुझे कंसीडर नहीं करना। पिछला कौन सा होगा? दिसंबर 24। और पिछले 10 महीने कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? बताओ जरा। दिसंबर 24 से पिछले 10 महीने कौन कौन से हो जाएंगे? मार्च 24 से लेकर दिसंबर 24। ठीक है। एस लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगा? मार्च 24 से लेकर दिसंबर 24, 10 महीने हो जाएंगे। अब निकालो फटाफट से। आर लिमिटेड के लिए नवंबर से लेकर अगस्त तक कितनी सैलरी है? मैम 9,000 रुपए पर मंथ, और पिछले 1 साल से बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो आ जाओ। 9,000 इंटू में 10, 90,000 रुपए की इसकी सैलरी पिछले लास्ट 10 मंथ्स की निकल कर आ गई। अब ये तो आर का केस हो गया, ये तो केस हो गया बेटा आर का। अब एस की बात करो। अब एस के अंदर मैम बाइफरकेशन है। बाइफरकेशन क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट आया था। इंक्रीमेंट कब आया? इंक्रीमेंट आया मेरा ये अगस्त में। ठीक है। तो इसका मतलब मार्च 24 से लेकर जुलाई 24 तक, और फिर अगस्त 24 से लेकर दिसंबर 24 तक, ऐसी मेरी बाइफरकेशन बनेगी। मार्च 24 से जुलाई 24 तक कितने महीने हो गए मैम? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स ना। और इसके कितने होंगे? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स। अब सैलरी कितनी कितनी होगी ये बता दो। मैम उसको 5,000 रिसीव हो रहे हैं लेटेस्ट, तो इसका मतलब पहले कितने हो रहे थे? 500 कम 4500, है ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4500 इंटू में 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5,000 इंटू में 5। बता दो अब। सही कर रही हूँ? 4500 इंटू में 5 और 5,000 इंटू में 5 कितना आ जाएगा? 25,000 तो ये हो गए, और 45 इंटू में 5, 22,500 प्लस 25,000, 22,500 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा? 47,500। ये कितना निकल कर आ गया मेरा? 47,500। वेरी गुड, निकल कर आ गया मैम, एवरेज सैलरी हो गई। अब दूसरा काम, डीए निकालो भाई। दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या निकालना है? डीए निकालना है। आर के लिए भी और एस के लिए भी। आर के लिए तो डीए साफ साफ मना हो गया, ये तो हो गया। डीए साफ साफ मना हो गया। क्यों मना हो गया? 20%। 20% कुछ नहीं बोला कि कैसा है कैसा नहीं है, तो क्या मानेंगे? नॉट इन टर्म्स। नॉट इन टर्म्स है तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको करेंगे ब्लैंक। एस के लिए क्या करेंगे? एस के लिए बोल रहा है कि जितना आपकी सैलरी बनी उसका 20% और उसका 60%। ठीक है। सैलरी कितनी बनी है? 47,500 की बेसिक सैलरी, उसका 20% मेरा डीए, और उसका भी 60% जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मेरा कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो 47,500 का 60% का 20% कितना आ जाएगा? 5,700। ये मेरी डीए की कैलकुलेशन आ गई। आप पे चाहो ना तो लिख सकते हो कि डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आरबी विच इज रिटायरमेंट बेनिफिट, और इसकी मैंने बताई दी आपको 20%, 60% अलाउड, 5,700। अब बता दो टोटल कितना आ जाएगा? सैलरी फॉर टोटल 10 मंथ्स, एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स कितना कितना आ जाएगा? फटाफट, 1 सेकंड भी नहीं लगाना। ये कितना आ जाएगा? 90,000। और ये कितना आ जाएगा? 47,500 प्लस 5,700 कितना आ जाएगा? 53,200। अब ये तो 10 मंथ्स की आ गई। मुझे क्या चाहिए होता है? एवरेज सैलरी पर मंथ चाहिए होता है मुझे। तो एवरेज सैलरी पर मंथ डिवाइड कर दो उसको 10 से, पर मंथ। ये कितनी हो जाएगी? 9,000, और ये हो जाएगी 5,320। ओके, ये ओके है, ये चीज ओके है बस। अब ये निकल गया, तो अब बात करेंगे हम किस पे? ग्रेचुटी पे। ये निकल गया तो दूसरा काम क्या बनेगा अपना? निकालना ग्रेचुटी को, कि भाई मेरी कितनी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगी और कितनी मेरी टैक्सेबल होगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी चलूंगी, ये वाली हूँ। ठीक है। यहाँ पे डालो आर, यहाँ पे डालो एस, और उसके बाद कितनी रिसीव्ड हुई है? भाई रिसीव्ड कितनी हुई है ग्रेचुटी? रिसीव्ड कितनी हुई है बताना जरा। ये हो गया, ये हो गया, 180 और 80,000। इधर कितना आएगा? 1,80,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 80,000। ठीक है। उसके बाद एग्जेम्प्ट रिसीव तो ठीक है, देखा जाएगा। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 एग्जेम्प्ट कितनी होगी ये बताना फटाफट। सबसे पहले मैक्सिमम, मैक्सिमम दोनों की मिला के कितनी अलाउड होगी मुझे ये बता दो। मैक्सिमम अलाउड कितनी होगी? 20 लाख फॉर बोथ, दोनों की मिला के 20। सेकेंड, रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितनी रिसीव्ड आ रही है? 1,80,000। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितनी आ रही है? 1,80,000, और यहाँ पे सिर्फ 80,000। तीसरा,
हाफ मंथ सैलरी लिख लोगे ना कि हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, लिख लोगे ना? ठीक है, लिख लेंगे मैम। तो अब इसकी निकाल लेते हैं, आर की कितनी और एस की कितनी। 1/2। आर की कितनी आई थी हमारी? आर की आई है मैम 90,000। 9,000 तो नहीं लिख दिया? हाँ, 9,000 लिख दिया मैंने। 90, नहीं 9,000 ही आएगा, एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं ना, ठीक है। 1/2 इंटू में 9,000 इंटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं? 20 साल। ओके, ऐसे ही दूसरे का 1/2 इंटू में, ये बताना कितनी निकाली है मैंने? 5320। 5320 नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स बताना कितने हैं? ये है मेरे 16। ठीक है, ये हो गए मेरे 16। फटाफट से कैलकुलेट कर दो यार, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो। 9,000 इंटू में 20 डिवाइड बाय 2 कितने हो जाएंगे? 90,000। ये बताना 5320 इंटू में 16 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? एक सेकंड फिर से करते हैं। 5320 इंटू में 16 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा? 42560 आ रहा है ये। 42560 लीस्ट जो होगा वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अमाउंट मेरी, इधर आओ, अमाउंट मेरी एग्जेम्प्ट कितनी होगी? सबसे कम वाली एग्जेम्प्ट कितनी होगी? इसका 90,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगी और इसकी 42,560, और मैक्सिमम तो मेरी 20 लाख है ही। 20 लाख। इसको दोनों पता है यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि दो एम्प्लॉयर्स हैं, और आपको अगर ऐसे दिखाऊंगी तो एक क्वेश्चन की इंप्लीकेशन ही जाती है कि 20 लाख इसके लिए, 20 लाख इसके लिए, जबकि दोनों के कंबाइन 20 लाख है, और 10-10 भी नहीं कर सकती, ऐसा भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, चलो, अमाउंट एग्जाम इतनी दिखा दी, तो फिर इसका मतलब टैक्सेबल कितनी आ जाएगी मेरी? टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी आ जाएगी मेरी? टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी आ जाएगी मैम? मिली कितनी थी? ए माइनस बी, ए माइनस बी करके लिख देना। 1,80,000 माइनस 90, 90,000 मेरी टैक्सेबल है। 80,000 माइनस 42,560, 42,560 कितनी आ जाएगी? 37,440। ये मेरी टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकल कर आ गई। ये मेरी टैक्सेबल ग्रेच्युटी निकल कर आ गई। ठीक है, 90,000 एंड 37,440। अब बताओ क्वेश्चन में क्या कोई दिक्कत थी? कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं। ग्रॉस सैलरी बताना, ये होमवर्क कर लो। ग्रॉस सैलरी, इसका मैं आपको बता देती हूँ ग्रॉस सैलरी में कैसे निकलेगा। ग्रॉस सैलरी में कुछ है ही नहीं। ग्रॉस सैलरी में कुछ नहीं है। आर की बात करना, एस की बात करना। डीए आपको पता ही है कि डायरेक्ट 20% लेना है, डीए में दिक्कत नहीं है। ग्रेच्युटी कितनी टैक्सेबल है ये हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया। फंसोगे कहाँ पे? बेसिक सैलरी में। बेसिक सैलरी कैसे निकलेगी बता देती हूँ मैं आपको। देखो, आर को कितनी मिल रही है? 9,000 रुपए। अब कितने महीने काम किया उसने? मैम अगर मैं देखूं अप्रैल से लेकर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर के आधा, तो 1 2 3 4 5 5.5 महीने। ठीक है, तो इंटू में क्या कर देना? 9,000 इंटू में 5.5। ओके, उसके बाद एस की बात करें, तो एस की क्या हो रही है? एस जा रहा है 1 तारीख से। एस कब जा रहा है? 1 तारीख से, मतलब 1 जनवरी से। तो उसके कौन कौन से मंथ हो गए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इतने महीने हो गए। उसके इंक्रीमेंट कब से हुआ था? इंक्रीमेंट उसका हुआ था अगस्त से। अगस्त से हुआ था, तो अगस्त से पहले कितना कमा रहा था? 45, 45, 45, 45। इसके बाद 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। ये आप निकाल लेना। ये कैसे निकलेगा आपका? आपका 4 महीनों के लिए तो 4,500 है, तो 4,500 इंटू में 4 मंथ्स, और उसके बाद पिछले अगले 10 में से 4 महीने चले गए, बाकी के 6 बचे। 6 नहीं, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5,000 रुपए इंटू में 5 मंथ्स। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, कभी भी गलत नहीं होगा। और ये आपकी बेसिक सैलरी निकल कर आ गई। डीएस का 20% और ग्रेच्युटी टैक्सेबल मैंने आपको निकाली दी, हमारे वर्किंग नोट में है। ठीक है, तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनकर आ जाएगी। ये आपका सिंपल सा होमवर्क है, ग्रॉस सैलरी की कंप्यूटेशन करना। कर लोगे? ग्रॉस सैलरी होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। थोड़ी सी हमारी क्लास स्ट्रेच होगी, बट हमारा एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर हो गया ग्रेच्युटी का। बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारे स्पेशल केस करा दूं। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चार्ट है, दो चीजें देखनी है, या तो पोगा है या पोगा नहीं है, और फिर 3 मेरे स्पेशल केसेस चेक करने हैं। 3 स्पेशल केसेस के क्वेश्चन बन के आते हैं। इससे बाहर ग्रेच्युटी पे कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता, इससे टफ कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता। तो जितना मैंने कराया, अगर होमवर्क में उसी की प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका ग्रेच्युटी का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में एक अनदर टॉपिक उठाएंगे, अनदर रिटायरमेंट बेनिफिट, और उसको अच्छे से करेंगे। तक तक ये करके आना, होमवर्क में सॉल्व करके आना और रिवाइज करके आना। ठीक है।